नमस्कार सर। तो परिचय दीजिए। अग्रवाल फ्रॉम ब्रानपुर एमपी, टैक्स कंसल्टेंट। वेलकम वेलकम, So स्वागत myself Rohit Goyal, tax consultant accountant. स्वागत है। प्लस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अंकुर जी, अंकुर गोयल साहब, सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आपके साथियों के लिए। पलिया कला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक अवसर प्रदान किया। थैंक यू सर, थैंक यू। मोद राजे साहब, मोद राजे जी अपना परिचय दीजिए। प्रमोद राजे, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम सुल्तानपुर। हेलो, स्वागत है आपका। नहीं उसमें वो डालना पड़ता है। चलिए मैं उस दिन कर दूंगा, आएंगे जैसे उसी समय। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार भाई, तो नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। पराग जी नमस्कार। पराग सर अपने आप को अनम्यूट करें। पराग सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर, आ रही है। राजेश शर्मा जी कृपया अपना कैमरा ऑन करिए। कटौना से राजेश शर्मा जी। संतोष गुप्ता जी हमारे को चेयरमैन हैं एसोसिएशन टैक्स पेयर प्रोफेशनल के कानपुर से, और काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। कर जानकारी अखबार के संपादक भी हैं। मैं स्वागत करता हूं संतोष गुप्ता जी का। धन्यवाद पराग जी। नमस्कार भाई साहब। और मैं गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर जिन्होंने कैमरे बंद कर रखे हैं कैमरे ऑन कर लीजिए अपने। और मैं अपने को चेयरमैन संतोष गुप्ता से आज्ञा चाहूंगा कि आज की वेबिनार को शुरुआत किया जाए। जी पराग जी बढ़िए, आप शुरुआत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मैं आज की स्पीकर मिसेज रुचि अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कृपया अपना व्याख्यान शुरू करें।
मैं परिचय बता दूं रुचि अग्रवाल जी का। आप आगरा में प्रैक्टिस करती हैं इनकम टैक्स की, वो आपके फादर इन लॉ ससुर थे तो मिस्टर केसी अग्रवाल जी बहुत ही सीनियर मोस्ट एडवोकेट थे आगरा के, और उनके ज्यादातर जो केसेस लड़े उन्होंने साइटेशंस आपको AIR में बहुत मिलेंगी आपको। गत वर्ष आज के दिन ही वो हमको सब छोड़ चले गए, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। और रुचि अग्रवाल के पति जो हैं रवि अग्रवाल भी वो एडवोकेट हैं, GST की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी नॉलेज है। मैं रुचि अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कृपया अपना व्याख्यान शुरू करें, और मैं सभी सदस्य से अनुरोध करूंगा कृपया हम माइक को म्यूट कर दीजिए, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, माइक म्यूट कर दीजिए। पानी रुचि अग्रवाल, दीपक जी रुचि अग्रवाल जी का माइक खोल दीजिए। जी खोल लो। मैंने खोल दिया। Good evening, everybody. I hope my voice is clear to everybody. हाँ बिल्कुल साफ आवाज है। Good evening, everybody. I, Ruchi Agarwal, welcome you in this webinar of Association of Taxpayer and Association and कर जानकारी। पहले मैं आप सभी का जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उनका थैंक यू करना चाहूंगी, स्पेशली पराग सर का फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके सामने कुछ अपनी नॉलेज को इनहेंस कर पाऊँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यू ऑल वेरी वेल नो कि एक ITRU हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। CBDT ने एक सर्कुलर निकाला, रूल नंबर 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट stated that updated return under section 139A 8A relating to assessment year will be commencing from 1st April 2020। जैसा कि आप सभी को पता है कि ITRU अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज ITRU? पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ। ITRU का नाम जो है दैट इज अपडेटेड रिटर्न। अभी तक हमने रिवाइज रिटर्न सुना था बट अपडेटेड रिटर्न नहीं सुना था। गवर्नमेंट ने का व्हाट इज द पहले जिसका अगर देखा जाए इस पूरे ITRU को इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट वांट टू कलेक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैक्स। तो उनके लिए उन्होंने कहा भाई अगर किसी ने फ्यूचर में कोई लॉस दिखा दिया बाय मिस्टेक या लॉस था भी एंड उसको अब वो प्रॉफिट में अगर कुछ अपने लॉसेस में कुछ एक्सपेंडिचर्स को हटाकर अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज दी है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम व्हाट किसको बेनिफिट मिलेगा और क्यों कोई ITRU फाइल करेगा। ITRU जो मेरी समझ से उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिटेड है जिन्होंने कभी अपना ITR फाइल नहीं किया, उनको जिनको बैंक में फाइनेंस कराने में प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। दूसरी चीज, अ बिग कॉर्पोरेट और अ बिग इंडस्ट्री और अ बिग फर्म जो अपनी बैलेंस शीट एंड अपना जितना भी कंप्यूटेशन है उसके बेसिस पे वो जब लोन उठाते हैं, तो जब उनका 3 साल का हम एवरेज निकाल के उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो कम अगर हो रहे हैं, तो उस केस में वो लोग अपनी रिटर्न को अपडेट करके इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द टाइम लिमिट, कितने साल की हम ITR को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि आप फाइनेंशियल 1920 से रिवर्स अपनी जितनी भी ITR है उनको अपडेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या क्या इसमें उन्होंने चीजें लेके आए, एक एक 1 बाय 1 करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट थिंग कि ITR एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा, ITRU किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ITR एप्लीकेबल होगा ITRU एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड हिज ओरिजिनल रिटर्न of income or furnished belated return or furnished revised return
can now furnish an updated return in case of any omission or wrong statement in his earlier return of income by such person. इसका मतलब ये है एक पर्सन जिसने अपना रिटर्न फाइल किया, वो भी जिसने अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल किया और जिसने रिवाइज रिटर्न भी फाइल किया, और जिसने रिटर्न नहीं भी फाइल किया उसको भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने आईटीआर को अपडेट कर सके. In case a person has not furnished his return of income, even then such person can furnish an updated return via form ITR-U. अगर जिसने अपनी ITR फाइल भी नहीं करी वो भी इसमें ITR अपनी फाइल कर सकता है. An assessee would be able to file only one updated return for each assessment year. अब इन सबको हम कंक्लूड करते हैं तो ना सिंपल लैंग्वेज, एक इंडिविजुअल जिसने अपनी रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 1920 से अगर फाइल नहीं करी है और अगर फाइल की भी है, रिवाइज भी फाइल करी है, बिलेटेड भी फाइल करी है, वो भी अपनी आईटीआर को अपडेट कर सकता है. ये तो दिस इज द थिंग जो एलिजिबिलिटी किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है. सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है एप्लीकेबल तो हो गया, लेकिन व्हाट आर द टेक्स्ट, इसमें हम अपडेट करने में एक एसएससी को क्या नुकसान है और क्या फायदा है. चैप्टर यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है हमारा. इस अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी आईटीआर को अपडेट करता है तो उसका टैक्सेशन, एडिशनल टैक्सेशन उसको जो पे करना होगा वो 25% करना होगा अगर उसने अपडेशन विद इन 1 ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर किया है. हियर फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपना फाइनेंशियल ईयर 1920 का विच इज असेसमेंट ईयर 2021 का अपना जो आईटीआर है, अगर उसको वो अपडेट करता है असेसमेंट ईयर 2021 का, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक उसको अपडेट कर सकता है. जब वो 2023 तक उसको अपडेट करेगा तो उसमें जो टैक्सेशन आएगा वो 25% का आएगा. अगर इन केस अगर वो 2 साल का एक्सटेंशन के 2 साल के अंदर करता है तो टैक्सेशन, एडिशनल टैक्सेशन 50% आएगा. इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि अगर किसी को अपनी आईटीआर को अपडेट करना है विद इन 1 ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर करेगा तो 25% एडिशनल टैक्स देगा, और अगर 2 साल के अंदर देगा तो 50% देगा. नेक्स्ट थिंग, अब इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या केवल एडिशनल टैक्स देके हम बच जाते हैं? नो, यू हैव टू पे. इसमें आपको पे करना होगा इंटरेस्ट, जो कि हम लोग का जनरल जो 34B का इंटरेस्ट लगता है वो, प्लस फीसेस, लेट फाइलिंग की जो फीसेस होती हैं वो हमें इसमें पे करनी पड़ेगी. हमने यहाँ पर एक डमी जो है रिटर्न फाइल करके आई वर्क पूरे पे मैंने वर्क किया, तो उस वर्किंग में हमें एक चीज जो पाई गई वो ये पाया गया कि जब हमने फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिटर्न सबमिट किया, किसी का भी किसी का पैन नंबर लेके मैंने एक रिटर्न सबमिट करने की कोशिश करी, तो जब हमने उसको ITR-U को सबमिट किया तो उसमें 3 चीज हमारे सामने बिल्कुल क्लियर निकल के आई. पहली चीज, अगर किसी का टैक्स लिमिट 2.5 लाख से नीचे पर अगर हम किसी की रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती, एज वेल एज उसके ऊपर कोई भी लेट फीस नहीं आती. बट जैसे ही आप टैक्सेबल इनकम को 2.5 लाख से ऊपर लेके जाते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में लेके आएंगे, तो इमीडिएटली उसमें जो पेनल्टी आएगी, पेनल्टी और वी कैन से अ लेट फीस, वो सीधे 10,000 रुपए की आती है. थर्ड थिंग, अगर हम देयर आर 3 वेज, 3 टैक्सेबल लिमिट हमने बनाई. 2.5 लाख वाले के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की नो पेनल्टी, नो इंटरेस्ट, नथिंग हैज बीन चार्ज. बट जो 5 लाख की फाइलिंग वाले हैं उनके ऊपर 10,000 रुपए तक की लेट फीस लगी. थर्ड वाले के ऊपर तीनों चीज एप्लीकेबल है. इज देयर इज सम क्वेश्चन सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम मैंने भी एक ITR-U फाइल की थी 2021 के लिए, और 5 लाख के अंडर की, तो उसमें तो 1000 ली लेट फीस. नहीं सर, नहीं ले रहा. आप देखिए, चेक करिए, रीचेक करिए उसको. नहीं, मैंने करी है और उसमें दी भी है मैंने 1,000 के साथ. सर आपने 1,000 रुपए की ऐसा तो नहीं आधार लिंकिंग के पे किए हो? नहीं, आधार लिंकिंग के नहीं किए हैं. नहीं, ITR-U के भी 5 लाख तक 1,000 का ही ले रहे हैं. 1,000 ही हो रहे हैं.
1000 ही ले रहा है। मैंने भी की है 2-3 10,000 रिटर्न्स। ले रहा है मेरे वाले में, 3 रिटर्न मैं 10,000 कर चुका हूँ, तीनों में 1,000 के हिसाब से दिया है मैम मैंने। 1000 राइट है। 1000 आ रहा है सर आपके में? यस बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैंने 3 किए हैं आईटीआर। सर मैं मैंने अपना भी वाला 3-4 शेयर करती हूँ, रिटर्न्स की हैं, मेरे 1000 में दे पूरा रहा है। 10,000 आ रहा है। मैम मैंने एक तो 29 तारीख को की थी, एक 31 को की थी और 1 तारीख को भी की है अभी। सब में एक सभी एक में हजार का? यस सभी में 1,000 की गई है नहीं, लेकिन। एक मिनट, कौन सी ईयर के लिए आ रहे हैं सर, पहले तो ये बताएं। ये मैंने 21-22 और 20-21 के किए हैं। दोनों में 1,000 रुपया है आपके? हाँ हाँ हाँ, दोनों में। 19-20 का नहीं किया था मैंने। सर 5 लाख से ऊपर आपने 5 लाख तक के में किया है ये? 5 लाख तक की में, 2.5 से ऊपर 5 से कम। 2.5 से ऊपर 5 से कम में 1,000 जी रुपया आए हैं। जी जी। सर हमारे में 10,000 रुपए आ रहे हैं। मैं हमारे तो 1,000 से फाइल हुई है तीनों। मथुरावासी है, कृष्ण जी का तो ध्यान वैसे रखना। रुचि जी जो कह रही है वो सही कह रही है, क्योंकि एक मैंने भी किया था, उसने उठाया इतना ही, जी सर 10,000 ही लिया। 10,000 लिया ना सर आपके में? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी सर ये पूरा इस प्रेजेंटेशन को करने के लिए मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे। क्योंकि मोटा मैंने मोटा मैम मैं भी वहां हमारे से चल रहा हूँ, पोर्टल से डायरेक्ट किया था, 12,500 किसी की सॉफ्टवेयर से लगी। नहीं किया था अपने से, नहीं सॉफ्टवेयर प्राइवेट में से। नहीं है सर, ये तो यूटिलिटी में जाके आपने सीधे उसको लॉगिन करके तब जी। उसको किया होगा, जीएसएन फाइल डाउनलोड करके आपने उसको हाँ हाँ install हाँ कराया होगा, हाँ, right? वैसे ही किया था, वैसे ही किया था। तो सर इसको अपन डिस्कस करते हैं कि मेरे वाले में 10,000 क्यों लिया डेमो में और आपके में 1,000 क्यों लिया? आपको फेवर कहाँ कर गया और मुझे कहाँ में? हाँ मैम, यही सोचने वाली बात है। नहीं 5 लाख की इनकम तक का होगा ना आपका रिटर्न? जी जी 5 लाख की इनकम तक का होगा ना? जी जी तो जी। 1,000 ही रुपए लेगा। नहीं सर वैसे तो 1,000 रुपए लेगा, लेकिन उसमें जब आप डालेंगे ना, जब सबमिट करने को जैसे ही बोलेंगे वो सीधे ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए ले रहा है उसको। नहीं वो मैम, कहीं मैंने 1,000 ही technical- पे किए हैं। रुचि वो आपके वहाँ कोई टेक्निकल ग्लिचेस होंगी। क्योंकि चलिए यार, चलिए बढ़िया आगे चलिए बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं। ओके मैम। Updated return can be filed if return previously not filed, income not reported properly, wrong head of income chosen, reduction of carry forward losses, reduction of unabsorbed depreciation, reduction of tax credit under section 115 JC, oblique 115J, wrong rate of tax. सिंपल सी चीज सर इसमें ये है, जो इसको अगर हम पूरे सेक्शन को कंक्लूड करेंगे तो ये बेनिफिटेड 3-4 लोगों के लिए ही हुआ। अगर किसी ने लॉस ओवरबुक किया हुआ है और उसको अपनी बैलेंस शीट अच्छी करनी है, अच्छा करना है, वो सारे लोग जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अपडेटेड अनम्यूट कर लीजिए। पता नहीं अपडेट नहीं होती है। अपना आवाज म्यूट कर दीजिए जो बोल रहे हैं बीच में। सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। कर दीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस होता है स्पीकर को। दीपक जी सबको म्यूट कर दीजिए आवाज, माइक को। मेरी तरफ से लगभग सभी म्यूट हैं, पर ये बीच में जो मैं देख लेता हूँ। आगे मैं इस दौरान बता दूंगा आपको, मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर अनुराग सिंगला फ्रॉम बेंगलोर, जो प्रेसिडेंट साउथ इंडिया गारमेंट एसोसिएशन के हैं, वो आज पधार चुके हैं सेमिनार में। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। मिस्टर अनुराग सिंगला। We all welcome you, sir. धन्यवाद, नमस्कार। सर हम दोबारा से जहाँ से हमने छोड़ा था हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट वाज इन डिस्टर्बेंस, तो शायद मैं थोड़ा सा मिस कर गई। An updated return can be filed if return previously not filed, income not reported correctly, wrong heads of income chosen, reduction of carry forward losses, reduction of unabsorbed depreciation, reduction of tax credit under section 115 JB oblique 115 JC, and wrong rate of tax. अपडेटेड रिटर्न कौन कौन किस किस तरह से भर सकता है और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? रिटर्न जिसने पहले नहीं भरी हो, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, जिसने अपनी इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया हो, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, अगर गलत हेड चूज हो गया था इनकम का, सपोज कुछ कैपिटल गेन में जाना था एंड उसकी जगह वो अदर सोर्सेस में चला गया, या अदर सोर्सेस का पार्ट और किसी हेड में चला गया। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस,
जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का जो रिडक्शन है उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली इसको सारा बनाया है। उनका केवल मेन पर्पस है कि अगर कहीं पर टैक्स कम हो रहा है तो वो एप्लीकेबल ये बिल्कुल भी नहीं है। द मेन पर्पस इज कि आप आइए टैक्स दीजिए, तब आपके लिए बेनिफिटेड है। इस केस में एक चीज और है कि अगर किसी का रिफंड ज्यादा बन रहा था, वो इसको जब भी कर सकता है, उसको रिफंड रिड्यूस होना चाहिए, इट शुड बी द रिड्यूस होना चाहिए। और अगर टैक्स बन रहा था तो वो टैक्स ज्यादा होना चाहिए। इन सिंपल लैंग्वेज गवर्नमेंट ने ये पूरा जो डिजाइन किया है वो इस तरह से डिजाइन किया है, जो केवल एसएससी को बेनिफिट दिया है, वो अपने पेपर वर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया है अपॉर्चुनिटी। बल्कि गवर्नमेंट के एंड से देखा जाए तो वो टैक्स कलेक्शन का उनका मेन मोटिव इसके बिहाइंड में रहा है। एनी अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। कौन कौन सी अपडेटेड रिटर्न है जो फाइल नहीं हो सकती? इफ अपडेटेड रिटर्न इज रिटर्न ऑफ लॉस और नील रिटर्न। ये बोलते हैं नील रिटर्न, बट नील रिटर्न फाइल हो रही है। 2.5 लाख तक की रिटर्न आराम से फाइल हो रही है अगर आप करके देखेंगे उसको। If updated return is reducing income tax liability in return filed earlier, अगर जो अपडेटेड रिटर्न है वो इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर होती है। इफ अपडेटेड रिटर्न रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ रिफंड, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता कि अगर आपका रिफंड इंक्रीज कर रही है तो ये अपडेटेड रिटर्न यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। If search has been initiated under section 132, अगर कोई सर्च सेक्शन 132 में इनिशिएट हुई है तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। If books of account or any other document are recautioned under section 132A, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। If survey has been conducted under section 133A, अगर कोई सर्वे कंडक्ट हुआ है तब भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। लेट अस डिस्कस, जो हम ऑलरेडी एक वर्बली कर चुके हैं, कि इसमें पीरियड ऑफ फाइलिंग क्या होनी चाहिए। दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1st April 2022. The time limit provided for filing an updated return is 24 months from the end of the relevant assessment year. जैसा हम पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कोई भी अपडेटेड रिटर्न रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 24 मंथ के अंदर अपडेटेड हो सकती है। सो इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, सपोज ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अगर किसी को अपडेटेड रिटर्न करनी है तो a person can file an updated return for assessment year 2021 and 21 to 22. 20 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए जिसको भी फाइलिंग करनी है वो 23 तक कर सकता है, और जिसको 22 तक के लिए फाइलिंग करनी है वो 24 तक फाइलिंग कर सकता है। इसमें जो मेन हम एक वर्बली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एडिशनल टैक्स पेमेंट क्या है। द एक्ट रिक्वायर्स दैट एसएससी हैज टू पे एन एडिशनल टैक्स 25% इंटरेस्ट ऑन द टैक्स पेड ड्यू if the updated ITR is filed within 12 months, while interest will go up to 50% if the filed after 12 months but before 24 months of the end of the relevant year. सिंपल सर, इसमें ये चीज है कि अगर 12 महीने के अंदर आपने कोई भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी तो 25% का आपको उसमें एडिशनल टैक्स देना है, प्लस इंटरेस्ट देना है, प्लस जो भी एप्लीकेबल इसमें लेट फाइलिंग फीस है वो आपको पे करनी है। बट जहां 12 महीने से ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली वो एडिशनल टैक्स 50% हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारा क्लियर है कि आई हैव टू रिपीट एनीथिंग, कहीं पर कहीं कुछ इनकम्प्लीट रहता है तो नहीं। रुचि प्लीज प्रोसीड, बाद में लोग क्वेश्चन आवर में पूछ लेंगे। जी सर, जी सर, जी सर। Who is not allowed to file updated income tax return under section 192A? The provision of this section shall not be applied in the following instance. If the already हम discuss कर चुके हैं, if the updated return is a return of loss
has the effect of decreasing the tax liability determined in the return of income furnished under section 139(1), 139(4), 139(5), result in refund or increased refund compared to the return filed under section 139(1), 139(4), 139(5) of such person for the relevant assessment year. Provided further that a person shall not be eligible to furnish an updated return under section 139(2)(a) when a search has been initiated. ये हम already एक बार discuss कर चुके हैं. अब इसमें क्वेश्चन अराइजेस होता है कि हम टैक्स कैसे इसमें कैलकुलेट होगा. तो टैक्स में क्या क्या कंसीडर होगा, क्या क्या कंसीडर नहीं होगा. एग्रीगेट टैक्स here would be after considering जितना भी आपने TDS पे किया है वो TCS, advance tax, self assessment tax and the amount of credit brought in the original returns, TDS or TCS or additional income offered, foreign tax credit under section 1991 on extra income offered, any tax availed to be set off under section 115 JJA or section 115 JD is not claimed in the former return. For example, income earned during the year 15 lakh, income disclosed in the return of income is 10 lakh. For example, किसी ने अपना इनकम जो डिक्लेयर किया, पहले जो अर्न किया वो 15 लाख किया और डिस्क्लोज किया 10 लाख रुपए, जो एडिशनल आपका 5 लाख रुपए आया उस पर टैक्सेशन 25% एडिशनल टैक्सेशन लगेगा अगर आपने उसको 12 महीने के अंदर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर उसको अगर आपने जमा कर दिया, और 50% लगेगा अगर उसको आपने 24 मंथ के अंदर कंसिडर किया. इसमें जितना भी आपका रिफंड, जो भी असेसमेंट आपका टैक्स है या एडवांस टैक्स है वो सारा अलाउड होगा. इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं मोटे तौर पर. एक सिंपल सा, किसी ने सपोज एक सैलरी हेड पर्सन है, उसने अपनी अदर सोर्स की इनकम इसमें डिस्क्लोज नहीं करी. उसकी सपोज इनकम जो थी 5 लाख रुपए थी एंड अदर सोर्स की इनकम उसकी अनदर 5 लाख रुपए थी. टोटल मिला के उसकी 10 लाख रुपए की इनकम थी. बट उसने जब अपना सैलरी का ITR फाइल किया तो उसमें उसने मात्र 5 लाख रुपए दिखाए. आफ्टर सम डेज ही केम टू नो कि मेरी 5 लाख की रिटर्न जो है वो हिडन हो गई. अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा क्योंकि रिटर्न रिवाइज करने का टाइम भी खत्म हो चुका था. उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, उसने कहा जी मैं ITR फाइल करता हूँ और अपने 5 लाख रुपए जो मेरे अनडिस्क्लोज रह गए उसको डिस्क्लोज कर देता हूँ. अब उसने अपना ITR फाइल किया. जब उसने अपना ITR फाइल किया तो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख रुपए की उसकी इनकम हो गई. 5 लाख रुपए पे वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका था जिसपे उसका रिफंड 20,000 रुपए बन रहा था. तो अब उसने 10 लाख पे जब उसने ITR भरा तो उसकी जो 5 लाख का डिफरेंस था उस पे 25% का टैक्सेशन आया प्लस इंटरेस्ट आया. लेट फाइलिंग फीस इसलिए नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी इट हैज बीन फाइल्ड. तो उन दोनों का जो कंसोलिडेट किया, सपोज इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर 25, अगर हम 5 लाख का 25% निकालते तो समथिंग 1,25,000 रुपए 25% निकालते हैं हम 5 लाख का तो 1,25 ही बैठेगा. इफ आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर. प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल हुआ. तो उसने क्या बेसिकली उसका रिफंड जो वहां पर जो 20,000 का रहा था वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा. दिस इज द वे इसमें टोटली वर्किंग आएगी. इसमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन यहाँ पर अगर किसी लेवल पर है तो प्लीज आप मुझे डिस्कस करिए यहाँ पर. एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग, एनीथिंग इफ अनक्लियर, एनीथिंग अनक्लियर हियर. चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन रेज हुआ है, हमारे अभिषेक जी ने किया है. इन वन ऑफ माई रिटर्न आई फाइल रिटर्न विद इनकम ₹4,65,000 but department mistakenly process return with income higher than that. Can I file ITR-U along with some income higher than that? अभिषेक जी मैं आपको अभी ये प्रोसेस होने का रीजन क्या रहा ज्यादा का? क्या आपने इंटीमेशन खोल के देखी? हाँ उसमें मैडम मैंने इंटीमेशन खोल के देखी थी. हमने जो अपनी रिटर्न फाइल करी थी 4,65,000 की थी. उसमें कैपिटल गेन का पार्ट था. उसमें हमने सारा
चेक किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फाइलिंग में कहीं कोई इशू नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट ने उसकी 4,65,000 की इनकम को 35 लाख प्रोसेस करते हुए उस पर टैक्स डिमांड क्रिएट कर दी है। अब हाँ, हेलो, इंटीमेशन क्या बोलती है सर? इंटीमेशन जो 143(1) का इंटीमेशन है, उसमें हमारी जो दोनों तरफ आता है, उसमें हमारी फाइलिंग के डिटेल्स में 465 आ रही है, उसको वो इंक्रीज करके 40 लाख दिखा रहे हैं। कोई रीजन उसमें कहीं कुछ नहीं है। ग्रीवेंस फाइल किया सर आपने? ग्रीवेंस फाइल किया उसमें? हाँ, ग्रीवेंस फाइल कर दिया है। तो रिप्लाई क्या आया सर? अभी कोई नहीं आया है। मैंने एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड लेटर आया था, तो उसके बाद हमें पता चला इन्होंने इस तरह से किया है। तो हमने 29 जुलाई को ग्रीवियंस फाइल किया है। सर आप कौन से हेड की इनकम थी वो? इनकम और बिजनेस प्रोफेशन की थी। कैपिटल गेन नील था, उन्होंने 54 में एग्जेम्पशन क्लेम किया हुआ था। कैपिटल गेन में कोई दिक्कत नहीं थी उसके। सर ऑडिट उसका टर्नओवर क्या था? उसका टर्नओवर टेंटेटिव 19 लाख 19.5 लाख था, केवल ज्यादा नहीं था। और उसमें आपने वो एमपी कितना रखा था? 18% होगा ना टोटल इनकम जो थी बिजनेस हेड की। तो मैं ये चेक करना चाह रही थी कहीं ऑडिट वाला कहीं ऑडिट में तो नहीं था कहीं? नहीं। अच्छा वो, सर, वो देख लिया टर्नओवर। जीएसटी का टर्नओवर क्या था उसका? वो मैच कर रहा है उससे? वो सब मैच है मैडम। मुझे लगता है कैपिटल गेन लगा दिया इन पे ना। नहीं लग सकता। कैपिटल गेन लगता तो सर एआई कहीं पर तो कवर होता है। वो कैपिटल गेन के हेड में होता ना। अगर कैपिटल गेन लगता नहीं एआईआर में कंफर्म होता ना। वो एआईआर से डेटा उठता, कहीं से तो डेटा उठता वो। नहीं रुचि मैम, इसमें मैंने देखा उसको, उन्होंने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में इंक्रीज किया है। अगर वो कैपिटल गेन में करते तो कैपिटल गेन के हेड में बढ़ाते उसको, है ना। वहां जीरो ही आ रहा है। जैसे हमने इनकम अपनी जो फाइलिंग रिटर्न है उसमें जो इनकम थी वो नील होती है 54 का एग्जेम्पशन क्लेम करके, वो सेम एज इट इज कैपिटल गेन के हेड में। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इंक्रीज कर दिया है इन्होंने। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हमने 465 की रिटर्न फाइल करी है, अब हमें मौका मिला है, तो हम इसमें 5-7 हजार रुपए की अदर सोर्स की करके ITRU फाइल कर दें। क्या इट इज पॉसिबल मैम? नहीं पॉसिबल तो है ना सर, बट ये क्या सामने वाला इतना टैक्स देगा? नहीं क्यों, अरे हम बिलो टैक्सेबल रहे ना, 5 से तो कम रही रिटर्न हमारी। सर इसमें ना आप मेरे विचार से नहीं सर, एक मिनट, अभी आपने मुझे बोला कि टर्नओवर, कितनी टर्नओवर दिखाई सर उसमें? 19.5 लाख रुपए मैम। 19 लाख रुपए नहीं, जो इंटीमेशन आपके पास आई है उस इंटीमेशन में कितना है? इंटीमेशन में टर्नओवर कहाँ होगा मैम? वहाँ तो सीधे उन्होंने इनकम निकाली। नहीं मेरा पॉइंट नहीं सर, मेरा पॉइंट क्या ना, इनकम कितनी आई सर उसमें? उसमें 40 लाख दिखा रखी है मैम। मैडम मेरे विचार से ना वो 54F में जो आपने क्लेम किया ना कैपिटल गेन में, वो उन्होंने हटा दिया है और उसके कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दिया है। आप इसमें ना रेक्टिफिकेशन दोबारा से रेक्टिफिकेशन डालो। सर वो कह रहे हैं कैपिटल गेन है नहीं उनकी आईटी है ना मैडम, है कैपिटल गेन। इन्होंने कैपिटल गेन, लेकिन वो बॉस कैपिटल गेन के हेड में इनकम आता ना। वो इनकम जो उन्होंने इंक्रीज करी है वो बिजनेस प्रोफेशन नहीं करी है। हाँ सर, उसी में कर दी दिखाते। नहीं सर, कैपिटल गेन में उसी हेड में तो लेके जाएंगे। जब आपने कैपिटल गेन तो था ना, आप कह रहे हो कि उन्होंने यार कैपिटल गेन है, बिल्कुल था उसमें। हमने 54 का एग्जेम्पशन क्लेम करके निल पे है, तो वो 54 के एग्जेप्शन में ही प्रॉब्लम। अरे इसमें इतनी चर्चा की जरूरत नहीं है जो मुझे महसूस हो रही है। अभिषेक जी, आप पहले जरा सा जो ग्रीवांस आपने डाली है उसको वेट करिए, और हाँ आप अपना रिटर्न यदि दोबारा से अपलोड कर दो ग्रीवांस के साथ, तो कभी कभी क्या हुआ है सॉफ्टवेयर में, वो उससे उन्होंने दोबारा लेके करेक्ट कर दिए हैं। सर मेरा छोटा सा सवाल सर ये है कि क्या जैसे अब हम ITRU है उसमें हम 465 की रिटर्न है, उसमें अगर हम 5-7 हजार रुपए अपनी इनकम बढ़ाकर ITRU फाइल नहीं, मत करिए वो आप गलत करेंगे, वो मत करिए। आप पहले उसे देखिए, समझिए ना, यू गो थ्रू इट। आप उसकी ग्रीवांस आप फाइल करिए। और मेरी समझ में, मैं बहुत कोई कंप्यूटर में काम नहीं करता, मेरे ऑफिस के पार्टनर्स एसोसिएट्स करते हैं, लेकिन आप यदि उसके ग्रीवांस के साथ दोबारा ITR उसमें अपलोड कर दीजिए तो वो अधिकतर मामलों में इन्फोसिस के कंप्यूटर नेटवर्क ने उसको ठीक कर दिया है। उन्होंने कोई भी रीजंस आपको तो दिए नहीं, कम्युनिकेट नहीं किए। ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं जो वहां पर ऐसे हो रहे हैं, कई केसेस ऐसे आए हुए हैं। आप ट्राई करिए अभी, फिर लेटेस्ट डिस्कस। इसमें इतनी लंबी बहस हम लोग क्यों करें? पहले आप एक बार ट्राई करिए उसमें। सर मेरा ग्रीवांस को आप अपना ले जाइए,
आपका जो सवाल है ना अपडेटेड रिटर्न का, वो सही नहीं है। आप अपडेटेड रिटर्न पे मत जाइए, नहीं मैं अपडेटेड नहीं पूछ रहा हूँ सर, मेरा जो सवाल क्योंकि है वो ये अपडेटेड रिटर्न, आप सुनिए, अपडेटेड रिटर्न तो आप इनकम वो ऑलरेडी उस पर पड़ी हुई है, और आप अपडेटेड रिटर्न के ऊपर इनकम थोड़ी ले जाएंगे, अपनी नीचे ही सर, रखेंगे। तो रेड्यूस करने का अपडेटेड रिटर्न में कोई प्रोविजन नहीं है। तो बेटर यू वेट, बेटर यू वेट। सर एक छोटी सी बात मेरे जो जानने का विषय है वो ये है कि जो प्रोसेस इनकम से कम पे फाइल रिटर्न और प्रोसेस रिटर्न के बीच में हम फाइल रिटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं क्या, फाइल कर सकते हैं उसको? सर ये डिफरेंट दो चीज को ना सर हम शायद मर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल दो चीज को अपन मर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका ये कहना है कि पहले तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए कि आपके पास ये जो आया है पहले शुड बी सॉल्व, उसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न का सोचिएगा, क्योंकि प्रीमेच्योर है। हाँ ये आप अपडेट, ये दो चीज को अगर आप नहीं मैम मत करेंगे वो आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं वो कोई बात नहीं, वो अलग इशू है वो। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी 465 है क्या हम उसको 5 कर सकते हैं, जी तो हाँ उसको आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वही है मैम, जैसे 465 हमारी इनकम है, उन्होंने प्रोसेस करके 40 कर दी, तो क्या हम 470 कर सकते हैं आप ना? दो चीज को अलग करिए, पहले की वो ग्रीवांस दो आती है चीज ना को 3 सर आप की, अलग करिए, पहले उसको तो हम लोग दोबारा रिटर्न अपलोड कर देते हैं तो सही कर देता है। आप दो वो चीज गलत को लेता अलग है तो। करिए सर इसमें से। तो आप बात कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए जो आपके एडिशन होके आए हैं ना, उस चैप्टर को आप अलग रखिए। अगर दोनों को हम इकट्ठा बात करेंगे तो पहले आप वेट कीजिए कि वो सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद ITRU आप सबमिट करिए तो बेनिफिटेड है। रुचि जो सजेस्ट कर रही है वही बेटर वे आउट है अभिषेक जी। आप पहले अपनी देखिए, आपकी इनकम वहां टोटल पर 40 लाख के ऊपर है, तो आप रिवाइज कैसे करेंगे उसको? आप पोर्टल की ग्रीवांस को पहले दूर कराइए, और आप मेरा जो ग्रीवांस के सुनिए तो आप ग्रीवांस के साथ अपना ITR दोबारा अपलोड कर दीजिए। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि उन्होंने सही कर दिया है, यदि कोई ग्लिचेस उनके उसमें थी तो उन्होंने करेक्ट कर दी है। ऐसा करके देखिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हाँ आगे बढ़े। वो तो करें, हाँ करिए, फिर आगे हम लोग। हाँ रुचि आगे बढ़ो बेटा। हाँ जी, एक सर ये क्वेश्चन और आया हुआ है सर, ये किसका है जरा, ये एडवोकेट मनीष कालरा जी का। मनीष कालरा जी प्लीज। यस मैम। हाँ जी सर, आप जरा ब्रीफ करिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैम आपने जैसे बताया था कि एक सैलरीड पर्सन था जिसने अपनी ITR रिपोर्ट करी थी 5 लाख जी, और वो 5 लाख की अपनी इनकम अदर सोर्स से रिपोर्ट करना ITR में भूल गया था जी, तो उसकी टोटल इनकम हो गई 10 लाख। जी, 10 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो आती है इस पर स्लैब 1,12,500, उस पे हमें 25% एक्स्ट्रा देना होगा ना, प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सर इसमें देखिए जो 5 लाख का अब टोटल कैलकुलेशन होगी 10 लाख के ऊपर, ठीक है। अब 10 लाख पे जब कैलकुलेशन होगी तो स्लैब भी चेंज हो गया इसमें। हाँ तो वही 1,12,500 आएगी ना 10 लाख में, जब अगर वो 10 लाख के स्लैब में 25% एडिशनल आएगी सर 5 लाख के ऊपर। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 1,12,500 प्लस 25% प्लस पेनल्टी एंड प्लस इंटरेस्ट आएगा उस पर। इंटरेस्ट आएगा। ओके मैडम, ठीक, थैंक यू मैम। पंकज बैस साहब कुछ कहना चाह रहे थे? पंकज बैस, यस सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर एक तो ये 143(1) का इशू तो चल ही रहा है सर। हाँ नहीं 143 में बताएंगी मैडम अभी। दूसरा सर एक और इशू आया था कि जैसे पहले टैक्स ऑडिट सबमिशन की डेट और ITR सबमिशन की डेट सेम होती थी, अभी लास्ट 1 और 2 ईयर से क्या है कि टैक्स सबमिशन की ऑडिट रिपोर्ट की डेट अलग है और रिटर्न फाइलिंग की डेट अलग है। तो एक प्रैक्टिकल इशू ये आया है कि रिटर्न ऑडिट अपलोड जैसे 15 फरवरी तक की गई थी 20-21 असेसमेंट ईयर के लिए, और उसमें कोई लायबिलिटी ड्यू थी तो हमने नॉट पेड टिल ऑडिट डेट लिख के उसको सबमिट कर दी थी ऑडिट को। लेकिन जब 28 फरवरी की डेट में चालान जमा करके रिटर्न सबमिट किया पार्टनरशिप फर्म के केस में, तो वो जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी GST वगैरह या जो भी था वो ऐड करके और डिमांड नोटिस आ गया है। तो मैम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि उसके लिए कोई किसी भी ITR में कोई कॉलम नहीं है ऐसा
कि ऑडिट तक जो पेमेंट नहीं हुआ है और बाद में जो पेमेंट हो गया रिटर्न भरने तक उसको ज्वाइन कहाँ करे हो डाल, ना, और हाँ, उसने सुनते जाओ, ऑडिटर तमाम को चीजें उठा मिलती के हैं। डिमांड नोटिस दे दिया है। अब उसमें अपील में ही जाना पड़ेगा या क्या उसमें हम फॉलो करते हैं? सर एक काम करते हैं, पहले हम अपना ये वाला जो टॉपिक है उससे हम हट रहे हैं, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं सर पहले अपना, क्योंकि हम ITRU को पहले जो है वो पूरा कवर करते हैं, देन जनरल क्वेश्चनरी खोलेंगे। आई थिंक वो दैट विल बी द बेटर ऑप्शन, ताकि वरना ये भी इनकम्प्लीट रह जाएगा हमारा, वो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। राइट सर? ठीक है, सही है, सही है। वन बाय वन एक एक को कर करके हम लोग करते हैं इसमें यहाँ पर। अब दोबारा से हम इसको ITRU को कंक्लूड कर लेते हैं। पहली चीज, ITRU में एलिजिबिलिटी किस किस की थी वो हमने सारा क्लियर कर दिया कि एलिजिबिलिटी में एनी पर्सन हु हैज फर्निश्ड ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम और फर्निश्ड बिलेटेड रिटर्न और फर्निश्ड रिवाइज रिटर्न can now furnish an updated return in case of any omission or wrong statement in his earlier return of income by such person. In case a person who has not furnished his return of income, even then such person can furnish updated return via form ITRU, and SEC would be able to file only one updated return for each assessment year. ये हमने डिस्कस नहीं किया, जो हम बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ मैं, कि एक बंदा एक ही बार में एक अपडेटेड रिटर्न एक ईयर के लिए फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने आज कर दिया फिर दोबारा कर दिया। हमने एलिजिबिलिटी सारी चेक कर ली, किस पे एप्लीकेबल नहीं है वो हमने चेक कर लिया। एंड अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल, किस किस के ऊपर फाइलिंग नहीं होगी वो भी हमने चेक कर लिया। एंड इसका पीरियड ऑफ फाइलिंग हमने चेक कर लिया कि पीरियड ऑफ फाइलिंग क्या क्या रहेगा। एडिशनल पेमेंट जो हमें देनी होगी टैक्सेशन की वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। एंड एग्रीगेट टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो भी सारा हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एंड इसमें एक चीज और जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो मैं आपको और बताती हूँ। अब मैंने जो पूरा इस सारा सब कुछ रीड करने के बाद और सब चीज को कंक्लूड करने के बाद इसमें एक मोटा मोटा ये जो मेरे समझ में आया है वो यही है कि ये जो सेक्शन है केवल एप्लीकेबल और बेनिफिट उनके लिए है जिन्होंने ITR कभी फाइल नहीं करी, और या उनके लिए है जिनको अपने पेपर वर्क कंप्यूटेशन फॉर द बैंक पर्पस सॉलिड करने हो, या कुछ उनके फर्दर कुछ जो ओमिशंस रह गए हैं एक्चुअली में रह गए वो करने हो। दूसरी चीज ये उन केसों के लिए बेनिफिट है जैसे कोई फर्म को किसी को अपनी गुडविल सेल करनी है, उसने पहले तो अपना डेप्रिसिएशन जो है अनएब्जॉर्ब जो है लेता चलाया, पर उसको ये लगा कि अगर मैं डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम जो मैंने पहले किया है उसको अगर मैं कम करके अपनी बुक वैल्यू को बढ़ा सकता हूँ, ये उनके लिए एप्लीकेबल, उनके लिए बेनिफिटेड है। तो इन ऑल अगर हम बात करें दिस सेक्शन मीटिंग चल रही जो उनकी, दिस सेक्शन इज एक्चुअली में बेनिफिटेड फॉर द पर्सन अभी आधा घंटा जिसने अपनी ITR फाइल नहीं करी हो, जिसको अपने पेपर वर्क को स्ट्रॉन्ग करना हो, या जिसको अगर अपनी फर्म या कंपनी आगे फर्दर अपनी गुडविल को फर्म की गुडविल को सेल करना हो, उसके लिए ये सेक्शन बेनिफिटेड है। I try to cover इस पूरे ITRU को मैंने छोटे फॉर्म में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है एंड मोस्ट प्रोबेबली सारा ही कवर हो चुका है। अगर इससे रेलेवेंट अभी कुछ आपकी डाउट्स हैं या कुछ हैं तो प्लीज पहले वो क्लियर करते हैं, देन वी मूव टू सेकंड टॉपिक। Any queries regarding any queries from? नहीं रचु जी कोई नहीं है, आप आगे बढ़ाइए। एक सर एक आया हुआ है एडवोकेट अभिषेक सक्सेना जी का आया हुआ है। हम बताओ, हमने बंद कर दिया है, हमें सुनाई पड़ेगी, बोल लेता है, हम जो बोलेंगे उधर नहीं सुनाएगा। Is there any provision to claim assessment year 2021 and assessment year 2021 refund if we could file the original सीरियस मसला है, फिर रुको। तो इसका रिप्लाई ये है कि अगर किसी का रिफंड जो है उसने अभी क्लेम नहीं किया असेसमेंट ईयर 20-21 का या 21-22 का, तो उसका बस एक ही तरीका है
उसको डिले इन कंट्रोल लगानी होगी कमिश्नर ऑफिस के यहाँ। वहां से जब वो अप्रूव होगी तभी आप ये पुराने आईटीआर को फाइल कर सकते हो जिनमें रिफंड था। और ये आईटीआर यू के फॉर्म में कभी आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई भी, मैं आई शुड रिपीट द थिंग, किसी का कोई पुराना रिफंड ऐसा है जो रिफंड वो नहीं ले पाए, उसके लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के यहाँ डिले इन कंट्रोल की एक एप्लीकेशन लगी जाती है। एंड और उसको जो है डिले इन कंट्रोल की एप्लीकेशन के थ्रू वो पोर्टल को खोलते हैं, उसमें आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं और अपने रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। Any question? Any more question regarding this? बट इसमें एक जेन्युइन रीजन आपको देना होगा। जेन्युइन रीजन में आपको कुछ भी चीज इसमें देनी होगी कि इधर कोविड को एक आप ग्राउंड लेके चल सकते हैं, वॉट एवर, एक जेन्युइन रीजन देके आप इसको करा सकते हैं। थैंक यू मैम। अमित गोयनका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये किसी ने लिख के भेजा है, आफ्टर दिस ITIU विल बी फाइल्ड इन रिफंड केसेस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिफंड केसेस में ITRU फाइल नहीं हो सकता। उस केसेस में फाइल हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है पहले रिटर्न, बट उस केस में रिफंड अगर 20,000 का मिल रहा है और उसको रिवाइज करके रिफंड 15,000 का कम, मतलब रिफंड कम हो सकता है, तो यहाँ पर ITRU फाइल कर सकते हैं। और अगर रिफंड मिल गया है तो पहले वो रिफंड जमा कराना होगा, तब ये ITRU फाइल हो सकता है। इसमें अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ कि ITRU हमें कैसे और कहाँ से फाइल करना चाहिए ना, शॉर्ट फॉर्म। ITRU को अभी बहुत से सारे सॉफ्टवेयर ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सैमसंग SM जो है, मिस्टर सैमसंग SM, प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, अब नाउ वी कम टू द टॉपिक कि ITRU फाइल कैसे होगा। आप बहुत सारे लोगों ने फाइल भी किया है, एक्सपीरियंस भी कर लिया है उसको। बड़ा सिंपल सा वे है कि आप पोर्टल पे जाइए, पोर्टल पर सिंपल से वहां पर जैसे ही आप एक दो ऑप्शन तो ये है कि एक तो फाइल रिटर्न को देखेंगे तो वहां से अपडेटेड ITRU को वहां से कर सकते हैं। और जिन्होंने फाइलिंग नहीं करी वो फॉर्म में जाएं सीधे, वहां पर एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप ईयर सेलेक्ट करें, उसमें अंडर सेक्शन आता है सेक्शन 139(8A) डालें एंड आपको JSON फाइल को वहां पर अपलोड करना है। अब आप कहेंगे JSON फाइल हम कहाँ से अपलोड करेंगे, तो उसके लिए भी उन्होंने यूटिलिटीज डाउनलोड्स में जाके आप यूटिलिटीज से उसको डाउनलोड करके वहां से आप उसको वहां से उसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो खास बात है, उसमें पहले आपको चालान जमा करना होगा और चालान को उसमें फीड होगा, तब जाके वो अपलोड होगा। Anything else relevant to this? चालान किसका होगा? चालान उसका होगा जो एडिशनल टैक्स आप पे करेंगे ना। एडिशनल क्या 250 में काम करेंगे? हाँ जी, आनंद, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। 250 में कहाँ हमें चालान आपको करेंगे? बिलो टैक्सेबल में, बिलो टैक्सेबल में नहीं आएगा सर। बिलो टैक्सेबल में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। तो Anything else with this topic? और किसी को कोई क्वेरी, क्वेश्चन? कोई बहुत क्वेरी नहीं है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जैसे बहुत से आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा कि बहुत लंबे समय तक अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते रहते हैं। अब सपोज किसी की 10 साल पुरानी फर्म चल रही है, उसने डिसाइड किया जी मैं 4 साल बाद 5 साल बाद इस फर्म को मुझे आगे मैं किसी को सेल आउट कर दूंगा इस पूरी गुडविल के साथ, पूरी फर्म विद एसेट्स। अब उसको अगर वो ठीक करने के लिए वो क्या करेगा कि वो अपनी वहां पर जाएगा और जितने भी उसके लॉसेस हैं उनको वो कम कर देगा ITRU से।
वो यहाँ पर उसको लॉसेस को कम करेगा तो उसकी गुडविल और उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी एंड उसको वो फर्दर सेल कर सकता है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जिसकी फ्यूचर प्लानिंग ऐसी है कि भाई मुझे ये अपना पूरा बिजनेस किसी को सोल्ड आउट करना है विद बिल्डिंग लैंड, तो उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं। मैडम 2 क्वेश्चन और आए हुए, मितुल अग्रवाल का आया हुआ, एक और आया हुआ है। Can we file ITRU through Computex सॉफ्टवेयर में शायद अभी इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट वेबसाइट पे आप करेंगे तो बहुत इजी है, मतलब नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत इजी है। वेबसाइट पे आप आराम से जाके ऑनलाइन यूटिलिटी में जाके कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूटिलिटी वाले मैसेज दे रहे हैं कि शायद अगस्त सितंबर तक उनको यूटिलिटी मिल जाए साइट से, लेकिन अभी जैसे अभी रुचि बता रही है कि आपको अभी तो सिर्फ डिपार्टमेंट की साइट की यूटिलिटी से ही जाके फाइल करना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो आई कैन हेल्प। नहीं, एक्चुअली रुचि हो क्या रहा है इसमें कि अधिकतर लोग अब सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं अपने रिटर्न भरने में, इसलिए सबकी आदत पड़ गई है उसी हिसाब से चलने की। और वो उसकी अभी यूटिलिटी दी नहीं है सॉफ्टवेयर कंपनी को गवर्नमेंट ने, तो जब वो दे देंगे तब इजी हो जाएगी। और जब तक आप डिपार्टमेंट की साइट से आराम से जाएं, बड़ी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा इजी काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एक क्वेश्चन मेरा है, ये लॉस जब हम रिड्यूस करेंगे तो उसमें फिर टैक्स हम पर किस प्रकार से एक्स्ट्रा वर्कआउट होगा? देखिए सर, देखिए अगर लॉस ऑलरेडी पूरी उसका लॉस है, ठीक है, एक किसी बिजनेस में लॉस 2.25 लाख का आ रहा है, जब आपने लॉस कम किया तो उसमें आपने सपोज 50,000 रुपए का लॉस कम किया या 75,000 रुपए का कम किया, तो आपका लॉस 1 लाख का रह गया, तो उसमें टैक्स कहाँ से आया? नहीं, तो ITRU जहाँ एक्स्ट्रा टैक्स मांग रही है, एडिशनल टैक्स तो इनकम पे मांग रही है ना सर वो। कहीं ना कहीं हमने अपनी इनकम एडिशनल टैक्स, जब आपका टैक्स बन ही नहीं रहा, आपका इनकम ही नहीं है, आपका लॉस है, तो उस पर कहाँ से टैक्स मांग रहे हैं वो? ये चीज तो हमने बार बार यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि एलिजिबल किस किस पर हुआ। एलिजिबल उन पर हुआ जिनका लॉसेस था, जिसको कम करना है लॉसेस। अब 139(8) कैपिटल ए विद इन ब्रैकेट कैपिटल 8 के दोनों प्रोविजंस को आप लोग एक बार और पढ़ लें तो ये चीज जो रुचि बता रही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। खाली एक चीज उसमें है कि प्रोविजन 1 जो है उसका, हाँ, वो ये कहता है कि रिटर्न लॉस का रिवाइज अपडेटेड यू रिटर्न फाइल हो सकता है, कंडीशन ये है कि वो इनकम में कन्वर्ट हो रहा हो। वो अपडेटेड रिटर्न की जो रिवाइज्ड इनकम है वो यदि इनकम में कन्वर्ट हो रही है तो प्रोविजन 1 अप्लाई हो जाएगा और आप अपडेटेड रिटर्न लॉस के केस में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि इनकम में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये राइट आपको नहीं दे रहा। अगर पार्शियल लॉस रह जाता तो वो राइट नहीं मिलेगा। नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। वो तो कंडीशन जो ऊपर रुचि ने बताई है कि रिटर्न यदि लॉस का है तो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का पावर ही नहीं है। लेकिन लॉस का रिटर्न ये प्रोविजो में दिया हुआ है 138 कैपिटल 139 कैपिटल 8 में आप देखोगे तो फर्स्ट प्रोविजो में दिया हुआ है कि यदि वो रिटर्न ऑफ लॉस इनकम में कन्वर्ट हो रहा है अपडेटेड रिटर्न, तब आप फाइल कर सकते हैं। वो फिर आपको खोल देगा यूटिलिटी। इट्स ओके। हाँ रुचि, प्लीज प्रोसीड बेटा। हाँ जी अंकल, ये वाला पूरा हमारा ITRU वाला तो बिल्कुल सारा कंप्लीट हो गया। स्टिल लगभग हम अभी दूसरे वाला एक कॉशनरी हमारे पास और थी कि जो हम ITRV को जो एक मिनट से एक क्वेश्चन, मैडम, डू यू थिंक दिस केसेस ITRU विल बी प्रेफर्ड फॉर स्क्रूटनी? आई डोंट थिंक कि ये स्क्रूटनी के लिए प्रेफर्ड होगा। आई डोंट थिंक, बिकॉज द रीजन इज गवर्नमेंट को अभी किसी भी तरह टैक्सेशन चाहिए अगर एक्स्ट्रा वेगन कुछ भी चीज नहीं है तो। स्क्रूटनी के क्राइटेरियाज हैं, उसके हिसाब से सेलेक्ट होगा। लेकिन जैसा रुचि करे, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको बेनिफिट है, यदि आप अपनी इनकम जो छूट गई है, ओमिट हो गई है, कंसील हो रही है, कंप्यूटेशन या डिडक्शन हमने कोई ज्यादा क्लेम कर लिया है, तो पहले ये कभी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम रिटर्न रिवाइज करने के पीरियड के बाद रिवाइज कर सकें। अब ये एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दे दी है। वो उन एसएससीज के लिए बेनिफिशियल होगी जिनको की अपनी बढ़ी हुई इनकम को डिस्क्लोज कर देना है और पेनल्टी प्रोविजन से बचना है। वो पहले नहीं था, तो अब ये मिल गया है मौका। ये अच्छा मौका है, तो जिनको बेनिफिशियल है वो जाएं, जिनके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो बिल्कुल मत जाएं।
सर ये काइंड ऑफ VDS ही है जो मुझे समझ में आता है। नहीं, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन है तो वो उनके रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड होता है। यदि कहीं गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो उस प्रोविजन को लेके आते हैं, और इस प्रोविजन में सबसे बड़ी बात यही थी कि टैक्स कलेक्शन हो रहा था, रेवेन्यू बढ़ रहा था अपडेटेड रिटर्न से, और एसएससीज को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि जो इनकम हम रिवाइज पीरियड का रिटर्न का निकल गया है, नहीं डिस्क्लोज कर पा रहे हैं, कोई वाया मीडिया नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है डिपार्टमेंट में कि हम डिस्क्लोज करें, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, और अधिकतर इन्हीं सब मामलों में ये बेनिफिशियल है। इसको रुचि ने भी कई बार रिपीट करके बताया है। तो ये एक समझिए एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जिनका ये मौका खत्म हो गया है, उनका रिटर्न रिवाइज हो गया है, वो है। और बाकी रिस्ट्रिक्शन सारे क्लास बताई दिए इन्होंने। अब इसके अलावा कोई चीज हो तो बड़ो नहीं रुचि, फिर वो अपने ITR वेरिफिकेशन वाला एक दूसरा सब्जेक्ट था, कुड बी रिवाइज्ड आफ्टर वेरिफिकेशन और बिफोर। It was like, can we revise the ITR before e-verification or not? हाँ, ये क्या हमें ITR जो है e-verification से पहले रिवाइज करनी चाहिए, e-verification से पहले रिवाइज करें या नहीं? In my opinion and as per my experience and बाकी जितनी सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो पहले हमें ITR-V को वेरीफाई जरूर करना चाहिए, बिकॉज तभी वो सबमिटेड माना जाता है। उसके बाद ही हमें ITR को रिवाइज करना है। भले आप सेम डे में सारा काम कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या चीज है, प्रॉब्लम कुछ केसों में वहां पर आती है, जैसे सपोज अभी आप सबको पता है कि इंटीमेशन बहुत फास्ट आ रही है, जैसे ही आपने वेरीफाई करते हैं पता चला रात में इंटीमेशन आ गई है। तो उस सब से बचने के लिए कि हम एक बार इंटीमेशन आ गई, फिर पता चल रहा है कि आपने रिवाइज कर दिया रिटर्न को, फिर आपके लिए एक प्रोसीजर बढ़ गया। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों चीजों को साथ में भी कर सकते हैं। पहले आप ITR-V को रिवाइज कर दीजिए, ITR को वेरीफाई कर दीजिए, इमीडिएटली ITR को रिवाइज करके सबमिट करके उसको वेरीफाई कर दीजिए, तो शायद प्रोसेसिंग इंटरकनेक्ट हो जाए। क्योंकि एक जो रिटर्न जब रिवाइज होती है तो रिवाइज को वो ओरिजिनल की तरह उसकी जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, जो भी फिगर्स की प्लेसमेंट है, वो इंटर ऑटोमेटिकली चेंज कंसीडर कर लीजिए। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वास्ट डिफरेंस में प्रॉब्लम आएगी कि पता चला कि रिफंड आना था, वो रिफंड बैंक डिटेल्स से सपोज आपको चेंज करनी थी, पहले आपने जब आपने ITR भरा तो उसमें बैंक डिटेल्स दूसरी थी, या उसमें सपोज मर्जर हो गया किसी बैंक का, आपके IFSC कोड मैच नहीं कर रहा है, एंड आपने फिर रिटर्न उसको वेरीफाई कर दिया, एंड एक गैप के बाद आपने फिर दोबारा से बैंक डिटेल्स को फिर दोबारा चेंज किया। तो इट इज बेटर कि आप दोनों को साथ साथ कर दीजिए, पहले वेरिफिकेशन कर दीजिए एंड इमीडिएटली आप रिवाइज रिटर्न को फाइल करके उसको वेरीफाई कर दीजिए। बट रिवाइज रिटर्न फाइल करने से पहले वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, तभी वो रिटर्न सबमिटेड माना जाता है। नहीं, प्रैक्टिकली रुचि आप सही कह रहे हो। दूसरा इसमें एक लीगल ग्राउंड भी है जी अंकल, कि हाँ E-वेरीफाई जब तक नहीं होता तब तक वो वैलिड रिटर्न नहीं होता, रिटर्न कंसीडर नहीं होगा, वैलिडी रिटर्न नहीं है। तो जो आप रिवाइज भी कर दोगे तो वो वैलिड रिवाइज नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई रिकॉग्निशन वैलिडली नहीं मिलेगी। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है रुचि का कहना कि पहले E-वेरीफाई करो और उसके बाद प्रोसीड करो रिवाइज करने के लिए। क्योंकि पहले क्या था सर, इसमें एक चीज और थी ना कि 128 डेज का था, ठीक है। तो अब 128 के टाइम में क्या होता था कि आपने सपोज ड्यू डेट के बाद आप रिवाइज करते हो टाइम रिटर्न फाइल, तो एक आपके लिए वो भी एक बिग स्ट्रगल हो जाएगा। तो पहले आपको ओरिजिनल रिटर्न सबमिट करो, फिर इमीडिएटली आप उसको रिवाइज रिटर्न को सबमिट करके उसको भी वेरीफाई करो। अभिषेक सक्सेना कुछ कहना चाह रहे हैं मथुरा से। हाँ बताएं। हैंड्स अप किया हुआ उन्होंने, अभिषेक सक्सेना। सर मैं यही पूछ रहा था कि ये मतलब जो आप कह रहे हैं कि कर सकते हैं या करनी चाहिए? करनी चाहिए 100% करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए जी, बस वही। क्योंकि वो रिटर्न ही वैलिड नहीं होगा ना अभिषेक जी। जब वैलिड देखिए, जब तक वो E-वेरीफाई नहीं होगा आपका रिटर्न वैलिड नहीं होगा, और जब वैलिड नहीं होगा तो वैलिड रिटर्न आप रिवाइज कैसे करेंगे? नहीं होगा ना सर वो, तो अगर आपने 6 महीने छोड़ दिया रिटर्न तो कुछ दिनों बाद डिफेक्टिव दिखाने लग जाएगा वो अपने आप, 100% वो नॉन रेस्ट हो जाएगा। हाँ। एनी मोर क्वेश्चन? किसी क्वेरी कोई है तो सेशन को यहाँ
रुचि जी को विराम दिया जाए यहाँ पर। सर मेरी एक क्वेरी सर और है सर। हाँ बताइए। टाइम हो तो सर। नहीं है, आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, स्वागत है। अगर सर हम किसी ITR को फाइल कर चुके हैं, उसका रिफंड भी इशू हो गया और अब हमें रिटर्न रिवाइज करनी है, तो क्या वो हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। रिफंड उसमें असेसमेंट ना हुआ हो, शर्त ये है। असेसमेंट नहीं होना चाहिए बस उसका। 143 का जो इंटीमेशन है वो असेसमेंट नहीं है। तो या तो असेसमेंट का पीरियड खत्म हो गया हो या असेसमेंट हो चुका हो, तो फिर नहीं कर पाएंगे। नहीं हुआ है तो कर सकते हैं। और अब तो आप देखिए आपके पास टाइम कितना बचा है। अब तो आप सिर्फ दिसंबर तक अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। जुलाई में आपने फाइल किया तो दिसंबर ही तक तो कर पाएंगे जी। उसकी लिमिटेशन दिसंबर तक है, तो टाइम ही कहाँ है इसके बाद। तो इसलिए तो इन चीजों को पहले से ध्यान देके करेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लोग। ठीक है अभिषेक जी। एक क्वेश्चन आया है, ITR रिटर्न रिवाइज बिफोर E-Verify, व्हाट हैपेंड इन दिस केस? आप दोनों को वेरीफाई कर दीजिए सर। आपकी ऑप्शन दोनों को वेरीफाई कर दीजिए। अब आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो अभी कोई फायदा नहीं ओरिजिनल तो पहले वेरीफाई करें। नहीं सर, वो रिवाइज को लेगा ही नहीं, पहले आपको ओरिजिनल ही करनी पड़ेगी। ओरिजिनल वेरीफाई करें और फिर नहीं होता तो दोबारा फिर रिवाइज कर दें। यदि वो नहीं मैं आता। ये HP लिखा हुआ तो भाई साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अपना माइक को अनम्यूट करें और फिर अपने पूरा परिचय दें। जो HP लिखा हुआ है, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं आप? माइक को खोलें, आप माइक में अनम्यूट करें। हेलो नमस्ते सर। परिचय दीजिए अपना। सर मैं एडवोकेट दिवाकर गोयल हूँ बुलंदशहर से। जोर से बोलिए जरा। हेलो आवाज आ रही सर? हाँ सर मैं एडवोकेट दिवाकर गोयल हूँ सर बुलंदशहर से, और ये मेरे मित्र हैं कुलदीप कुमार। बुलंदशहर से सर, जिला बुलंदशहर। यूपी से लिखा हुआ ना, मैं हिमाचल प्रदेश समझ रहा था। नहीं यूपी हुआ। बुलंदशहर तो यूपी हुआ ना। चलिए वेलकम टू द वेबिनार। थैंक यू स्वागत है। और ये साथ में कुलदीप कुमार जी हैं, हम दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, बढ़िया है, अच्छे। मैं इसमें अनुरोध करूंगा सभी सदस्यों से कि जो नेशनल फोरम से ये कर जानकारी नहीं जुड़ पाए, तो अगर वो चाहें तो मुझे अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर है 9410664214, जिससे आगे उनको लिंक पहुंचता रहे, डायरेक्ट लिंक पहुंचता रहेगा। आप नंबर द्वारा नोट कर लीजिए 9410664214। पराग सिंघल मेरा नाम है। और किसी अन्य का कोई क्वेश्चन हो तो स्वागत है। परिचय के साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। अपना परिचय भी दीजिए और क्वेश्चन भी पूछिए आप। हाँ मुकेश जी बताइए। मैं सर मुजफ्फरनगर से हूँ और मैंने अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि रिवाइज रिटर्न, मैंने बहुत सारे रिटर्न्स फाइल किए 31 को, जिसमें मुझे रिवाइज रिटर्न करना पड़ेगा। और मैंने कल रिवाइज रिटर्न फाइल किए भी, कल परसों में। और उसके अंदर जब मैं E-Verify किया मैंने, तो दोनों के वेरिफिकेशंस आ रहे थे, मैंने दोनों वेरीफाई कर दिए। 31 को मैंने किसी में एक में भी, मतलब जो ओरिजिनल रिटर्न था उसको वेरीफाई नहीं किया था, उसको करेक्ट करके जो रिवाइज रिटर्न था मैंने, उसके अंदर दोनों ऑप्शंस आ गए, वो दोनों मैंने कर दिए। और ये मैंने पास्ट में भी किया है। किसी केस में जब भी रिवाइज रिटर्न हुआ, मैंने दोनों पहले रिवाइज रिटर्न फाइल किया और उसके बाद दोनों को E-Verify कर दिया और उनका असेसमेंट होकर आ गया। नहीं, वैसे आपको सही सलाह ये दी जाती है, पहले आप ओरिजिनल E-Verify कर लीजिए और फिर रिवाइज करिए, और फिर रिवाइज को भी E-Verify कर दीजिए। वो बेटर रहेगा लीगल पॉइंट ऑफ से भी। हो गया, अच्छी बात है। ये तो कंप्यूटर बाबा है, टेक्निकल किसी एंगल से डिफेक्टिव नहीं हो पाएगा वो। नहीं, वो फिर आप बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिकली तो वही चीज है जो सर कह रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट यही है कि पहले हमें ओरिजिनल रिटर्न को E-Verify जी, और साइमल्टेनियसली, मतलब 2-3 मिनट के बाद ही वो हाँ कर लीजिए। बिल्कुल सेम। आप भले 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी दूसरा रिवाइज नहीं, वो तो जब रिवाइज रिटर्न तैयार हो जाएगा तभी कर सकते E-Verify करेंगे। कर्णेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? कर्णेश शर्मा जी रुड़की से। नहीं सर, थैंक यू, धन्यवाद। मैं अब और कोई मतलब क्वेश्चन हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ाऊं। हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है सर। जी बताइए, पहले परिचय दिए, कहाँ से आप? हाँ, मैं अंकुर जैन एडवोकेट, पलिया कला डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से जी। क्या असेसमेंट ईयर 22-23 में जो रिटर्न अपने लोग रिवाइज करेंगे,
उसके लिए कोई प्रोसीजर चेंज हुआ है या वही असेसमेंट ईयर 21-22 वाले ही? सेम है। नहीं, अभी जैसे मैंने 21-22 का एक रिवाइज किया था अभी 21-22 असेसमेंट ईयर का 21-22 असेसमेंट ईयर का कुछ टीडीएस रिलेटेड था मैटर, तो उसमें वो 2-3 ऑप्शन आते थे। इससे पहले क्या था कि पहले अपने लोग नॉर्मली जेसॉन अप्लाई जेसॉन जो थी वो अपलोड कर देते थे। ये आप रिवाइज कब कर रहे थे? 31 जुलाई के पहले। मतलब 31 जुलाई के पहले कर रहे थे? जी जी जी। तो वो उसमें टाइम लिमिट नहीं खत्म हो गई आपकी? नहीं, टाइम लिमिट क्यों खत्म हो गई होगी सर? टाइम लिमिट टाइम लिमिट तो उस समय जो है दिसंबर की थी, इसको कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने मार्च तक बढ़ा दी थी। तो टाइम लिमिट खत्म हो गई, इसलिए कोई प्रॉब्लम कर रहा होगा, हो सकता है। अगर मान लीजिए हमारा जो है रिफंड प्रोसेस नहीं हुआ किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से, जैसा अभी आया था सर कि कुछ जो है, उसके लिए आप ग्रीवांस डाल दीजिए। यदि आपका रिटर्न ओरिजिनल सही है, ग्रीवांस डाल दे। मैंने उसको चेक किया था, तो जो टीडीएस हमने क्लेम किया था वो टीडीएस वगैरह पूरा इंफॉर्मेशन तो सही दिया गया था। 26 से मैच कर रहा था। 26 से मैच कर रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है। एक जगह पर जब हम लोग टीडीएस की डिटेल फीड करते हैं डायरेक्टर की, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि हाउस प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे एक ऑप्शन है, वहां वो गलती से टिक हो गया। अच्छा। वो हेड वाला हाँ ठीक है। हाँ, तो वो चीज उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो प्रोसेस नहीं हुआ होगा। तो ऐसी सूरत में भी क्या ग्रीवेंस पे काम हो जाएगा? नहीं, ग्रीवांस डाल के देखिए, यदि आपका रिवीजन का टाइम खत्म हो गया है तो फिर ग्रीवांस सही चलिए आप, या रेक्टिफिकेशन भी हो सकता है। सर थोड़ा सा मैं पूछना ये चाहूंगी कि आपका जो आप कह रहे हो ना हेड चेंज हो गया था, वो एक्चुअल में आपने किस हेड में दिखाया हो? नहीं मैम, हेड तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए इंटरेस्ट का टीडीएस था, किसी जगह भी आपको इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए 1 लाख रुपया मिला। जब हम लोग डिडक्टर का डिटेल डालते हैं ना, उसमें 26 का डिटेल डालते हैं डिडक्टर का टीडीएस में, तो वहां पर जहां पर एड्रेस उसका डालते हैं, एड्रेस डाला, फिर उसके बाद में 10 नंबर वगैरह डाला। 10 नंबर देखिए, आप अपने हाथ से क्यों डालेंगे? आप अपने हाथ से जब डालेंगे, सॉफ्टवेयर से नहीं कर रहे होंगे। हाँ, जब या तो 26 में दिख नहीं रहा होगा, और अगर 26 से आपकी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट नहीं हो रहा होगा, पहली चीज तो ये नहीं। रुचि बेटा, पहले समझो सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं कि डायरेक्ट साइट से कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर से ही कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर है सर आपके पास? आईटेक्स। तो उसमें जब आप 26 को इंपोर्ट किया होगा तो ऑटोमेटेडली डाटा आ गया होगा। 26 हम लोग इंपोर्ट डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग 26 का पूरा डिटेल उसमें जो है वो फिल करते हैं। नहीं, आपका सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करता होगा, नहीं करता है? नहीं, सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करता होगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट साइट से इनकम टैक्स की लॉगिन करने के बाद में 26 वहां से जो है अपना जब आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो बेटर आप आगे के लिए सॉफ्टवेयर से ही पूरा करिए ना काम अपना। अभी तो जो कह रही है वो ये है कि उसको हम क्या करें, उस रिटर्न को ग्रीवेंस में डालें या रेक्टिफिकेशन का भी ऑप्शन है उसमें? सर अभी आपने मुझे बोला कि आपने इंटरेस्ट के हेड में जाना था, वो है ना अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट और आपने उसको बिजनेस प्रॉपर्टी वाले हेड में टीडीएस क्लेम कर लिया, और आपने इनकम में दिखाया उसको अदर सोर्सेज की में, इंटरेस्ट में। हाँ, इंटरेस्ट में। तो आप ग्रीवेंस जो डाले ना उसमें ये सारी वो लिख दीजिए, डिटेल्स दे दें कि ड्यू टू टेक्निकल एरर the TDS has been claimed from other sources, but due to technical error it has been selected in house and property tax. ठीक है मैम, सॉल्व हो जाएगा सर आराम। और नहीं, यदि ग्रीवांस के बाद ना हो तो एक प्रोसेस और जा सकते हैं आप, 154 का भी। 154 में रेक्टिफिकेशन लगा सकते हैं। हाँ, कि टिक हमने गलत लगा दिया, इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। रेक्टिफिकेशन में जाके आप कर सकते हैं। नहीं, रेक्टिफिकेशन में फाइल कर दिया था उसका, रेक्टिफिकेशन को फाइल कर दिया, लेकिन अभी तो प्रोसेस में है रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट। चलिए, तो एक रिमाइंडर डाल दीजिए फिर आगे। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ पराग जी। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन? सर मेरी टीडीएस से संबंधित एक क्वेरी है। Can I ask? हाँ, सतपाल जी हाथ उठा रहे हैं। सतपाल रॉबर्ट्सगंज से। सतपाल जी अपना माइक खोलिए, पहले माइक ऑन करिए। माइक सतपाल जी। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। परिचय दीजिए पहले अपना आप। मैं सर सतपाल सिंह बोल रहा हूँ, रॉबर्टसन सोनभद्र से। स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। सभी को नमस्कार। मैं संतोष सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा। रुचि से नहीं पूछेंगे?
नहीं, उनसे ही पूछ लूंगा सर, उनसे ही पूछ लूंगा। चले पहले रुचि जवाब देगी। जी सर, सॉरी सर। ओके ओके ओके। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे पास सर करीब एक इनकम टैक्स की फाइल आई थी करीब 1 साल पहले, और उसमें एक रिटर्न फाइल था वो 1920 का असेसमेंट ईयर का। उसमें उन्होंने 17 लाख रुपए इनकम मतलब रिटर्न फाइल कर रखा था इनकम का। उनका जो कंसल्टेंट होंगे उन्होंने सारे ग्रॉस रिसीट को प्रॉफिट में डाल दिया था, वही ग्रॉस रिसीट और वही प्रॉफिट में डाल दिया, और उसको वेरीफाई भी कर दिया था, और वो प्रोसेस होकर के उसमें डिमांड बन गई थी। रिवीजन का टाइम खत्म हो चुका था, तो मैं वेट कर रहा था कि अपडेटेड में शायद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा तो उसमें किया जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो अभी उसमें कुछ किया जा सकता है सर? क्योंकि वो देखिए अपडेटेड रिटर्न तो आपके लिए बेकार होगा, क्योंकि आप हाँ इनकम जी, रिड्यूस कर अपडेटेड रहे तो हैं। बेकार है सर। जी सर। उसमें अपील प्रोविजन में जाए थी, कोई ऑप्शन नहीं है तो डिले के साथ। अपील सर मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया उसका असेसमेंट हुए। अरे तो कोई ना कोई ग्राउंड बना लीजिए डिले का। कितना टाइम हो गया है? मेरे ख्याल से 1 साल से ऊपर ही हो गया। अपील सबमिट कर दीजिए ना। तो अपील सबमिट करिए विद डिले कंडोनेशन, और कोई ऐसा ठीक ग्राउंड है। बनाइए कि वो आपके नॉलेज में एसएससी की नहीं आया या अकाउंटेंट या किसी पर लेके एक डिले जी के सर। साथ फाइल करिए अपील, तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब और सारे ऑप्शन आपके हमारे समझ में बंद हो गए हैं। क्यों रुचि जी बेटा? सर। बिल्कुल अपील फाइल करिए डिले इन कंडोन के साथ, एंड उसमें मेडिकल ग्राउंड भी ले सकते हैं, मल्टीपल ग्राउंड कुछ भी ले लें जो आपको ठीक लगे। ठीक, ये सर उसमें ग्रीवेंस भी डाला जा सकता है? ग्रीवेंस से कुछ भी नहीं होगा। और नहीं होगा, ग्रीवेंस- टाइम निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे? आप 1 साल से तो ऐसे जी। ही वेट कर रहे हैं, जी सर। जी है ना? हाँ, तो बेटर है ठीक। फाइल करिए। अब तो ऑनलाइन है, जी सर। ऑनलाइन है और फेसलेस है। सारे फैक्ट्स कंप्लीट डिस्क्लोज करिए, डिले का बढ़िया नहीं ग्राउंड सर, बनाइएगा। अपील में जैसे कि अपने से ही फीडिंग गड़बड़ हुई है, तो अपील में क्या ग्राउंड? क्यों नहीं कह तो सकते हैं कि साहब गड़बड़ हो गई, ये जी। गलत टिकिंग हो गई। ग्राउंड के लिए यहाँ डिस्कस ना करें, आप पर्सनल डिस्कस करें। ग्राउंड क्या रहेगा, वो कहानी लंबी नहीं बेचने नहीं, वाली। आप देखिए डिले नहीं, का मोटे तौर पे एफिडेविट, पूछा। डिले कंडोनेशन एविडेंस विद एफिडेविट फाइल करिए, क्योंकि डिले ज्यादा है, जी सर। है ना? और इस वाले बाकी केस आप में- ग्राउंड्स बना लीजिए, खुद ही सक्षम है, क्योंकि आप पे एक गलती हुई है, आप एज पर बुक्स नहीं है। ये सारे ग्राउंड जी, लीजिए कि बाई कंसल्टेंट पिछले से हो गई, हमारी बुक्स इतनी नहीं है, हमारी इनकम रियल ये है, हमारा इनकम का कंपटीशन आप उसमें शो करिए, मेरा इतना है, ये सब कर लीजिए। और यदि कुछ आपको लगता है तो आसपास आपके जो सीनियर एडवोकेट्स हो तो उनसे सलाह भी ले लीजिए। टर्नओवर जस्टिफाई कर पाएंगे आप कहीं से? जीएसटी रिटर्न या कहीं से टर्नओवर जस्टिफाई कर पाएंगे? नहीं मैम, टर्नओवर कुछ नहीं था उस समय, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तो उन्होंने वैसे ही जैसे 44 एडी में लोग 18-20 लाख रुपए लेकर के फाइल करते, वो वैसे कर दिया। बस 18 लाख दिखाया, 18 लाख ग्रॉस रिसीट, 18 लाख नहीं net तो अब profit आप दिखा अब दिया। आपको ये सारी इनकम के भी एविडेंसेस, जैसे रुचि ने करेक्टली पॉइंट आउट किया है, इसको भी जी ध्यान सर। रखना पड़ेगा अपील में जाने के लिए। उसके भी ग्राउंड जी। सब बना लीजिएगा, जी जी क्योंकि अपील वाले तो बिना कुछ देखे सुने करेंगे नहीं। और अब तो सुनेंगे नहीं, फेसलेस सही। है कि आप कह जी भी नहीं सर। सकते कि सर ये गलती होगी। ये अब तो गलती सुनने है। वाला भी कोई नहीं है, जब तक ऑनलाइन सर। पूरा मजबूत करके ही फाइल करिएगा, और नहीं जी तब सर, तक आप अपना ग्रीवांस वाले पे चलते रहिए और फिर फाइल करिए। मैं अभिषेक गोयल जी को बुला रहा हूँ। अभिषेक गोयल जी। हाँ सर, जैसे ये वीरजी वाला जो मसला था, इसमें क्या हम 148 इनिशिएट नहीं करवा सकते डिपार्टमेंट में? लोकल जुरिसडिक्शनल ऑफिसर से कंसल्ट करके 148 इशू करवा लें इसमें। किस वाले मसले में? जो वीरजी डिस्कस कर रहे थे डिमांड वाले हाँ। मैटर में, इसमें अगर अच्छा, हम मतलब लोकल आप बैल मुझे मार। नहीं तो अपील में जाएंगे तो क्या होगा सर? नहीं तो आप बताइए 148 डिपार्टमेंट क्यों लेगा? आपके फायदे के लिए लेगा? नहीं, अगर लोकल जुरिसडिक्शनल उसकी ऑफिसर कोई है, इनकम का 148 की जो कंडीशंस हैं, आप उस पे जरा जाइए, उस पे कहीं फॉलो नहीं करेगा वो। वो तो आपके या तो एक नहीं, आपकी बात से एक बात समझ में आई सरदार जी, ये देख लें कि यदि कमिश्नर का रिवीजन का टाइम है तो रिवीजन में चले जाएं। हाँ वो ज्यादा बेटर है सर, क्योंकि हाँ, यदि अपील- रिवीजन का पावर है 264 में, टाइम यदि है उनके पास, तो उस पे चले जाएं बजाय अपील के। सुन रहे हैं ना सरदार जी? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो भी बेटर आप देख लो, 264 में जो रिवीजनर का टाइम लिमिट है, क्या वो भी एक्सपायर हो गया? मैं देख उसको भी चेक कर लो। ये बात हम लोग आपस में करते करते एक ये बार सर 264 में सर असेसमेंट ऑर्डर की डेट से काउंट करना होगा? जी जी जी, डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर या रिसीप्ट है, करेक्टली देख लीजिएगा सेक्शन।
वो ऐसे तो सर कितना- आजकल सेम ही होती है ना, मेल पर आती है तो वो सेम। हाँ तो वो देख लीजिए, फिर तो सेम मानना ही पड़ेगा आपको। एक सवाल आप और है सर दोनों मेरा। दोनों ऑप्शन पे जा सकते हो, ये बढ़िया सुझाव दिया इन्होंने, आप जी। तो देख लो जैसा जो भी बेटर हो। एक सर ठीक है। मेरा एक वो लोकल एक अफसर issue से और है होगा सर। सर, है जी? वो सर 264 वाला लोकल अफसर से मिलकर नहीं, लोकल कमिश्नर करेगा, कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर करेगा, कमिश्नर के एप्लीकेशन फाइल होगी, कमिश्नर 148 भी करेगा। हो सकता है, वो भी आसान है। हेलो नहीं 148 में प्रॉब्लम क्या है कि डिपार्टमेंट नहीं लेगा जल्दी ना, आपने कोई इनकम छुपाई तो है नहीं उनके हिसाब से, आपने तो इनकम बढ़ा दी है। सर वो तो लोकल असेसिंग ऑफिसर के हाथ की चलिए स्थिति ये है। कोई बात जी नहीं, सर, अपना ट्राई हाँ, कर चलिए। लें, जो भी ऑप्शन हाँ, है सर। वो मैं देख अब लूं। मेरा एक सवाल है सर कि मेरे केस में मेरा पैन कार्ड जो था पहले 1967 डेट ऑफ बर्थ से था, उसने पार्टी ने अपना करेक्शन करा के 1972 करा लिया। अच्छा। जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। तो लोकल मैंने आईटीओ से एप्लीकेशन लगाया तो बहुत लंबे प्रोसेस से वो डाटा अपडेट हुआ, रिटर्न काफी लेट फाइल हो पाई। तो सर इसका कोई और भी मेथड है, क्योंकि एडिट तो हो नहीं पाती है डेट ऑफ बर्थ। मैं बता दूं उसको। हाँ जी। हाँ, इसके लिए ऐसा है, गाजियाबाद आपका रीजन लगता है, गाजियाबाद में असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम बैठते हैं। हाँ वो लेकिन तो वही करेक्शन कर सकते हैं, केवल उनको ही पावर है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ना सर? और कोई सिस्टम? हेलो सर, इस केस में ना मेरा मानना है रिटर्न फाइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको 26 खोलने में आई होगी। अरे नहीं, वो नहीं लिया होगा उसने। 26 में एरर नहीं एरर 26 की बात नहीं है, वो पैन नंबर की एरर दे रहा होगा तो रिटर्न ही नहीं ले रहा होगा। रिटर्न नहीं ले रहा उसमें, जिसमें हाँ, भी वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करी है और अरे डाटा में आप नहीं है वो पैन, आपके पैन में जो नाम है उस नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देंगे तो रिटर्न नहीं लेगा। जो पैन में स्पेलिंग है वो लेते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक ठीक ना हो ना तब तक हम पुरानी डेट ऑफ बर्थ डाल के रिटर्न भरते रहे। डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं होती बॉस, डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं हो पाती डाटा नहीं होगी, कतई नहीं होगी। हाँ वो अधिकारी पर्सनली आपको भेज दूंगा, मैंने भी पैन बनाया, मैंने रिटर्न फाइल की है डेट ऑफ बर्थ चेंज करके। हाँ सर, वो पुरानी डेट ऑफ बर्थ, पुराना पैन था ना, पुरानी डेट ऑफ बर्थ डाली, रिटर्न भरती। अब जो प्रोसीजर करते रहे। नहीं अच्छा, आपने पुराना पैन पुराने उससे बांध दिया। सर पैन नंबर तो सेम ही है ना, रिटर्न मेरी चली गई टाइम से। आपने उसका बाईपास बना लिया। नहीं यदि पुराना पैन नंबर है आपके पास तो इनका मतलब हम पुराने पैन में फाइल करते हैं। तो पुराना ही रहेगा ना, डेट ऑफ बर्थ ही तो करेक्शन की है। वो अपलोडिंग के टाइम में दिक्कत हो जाएगी। उसमें उस पुराने पैन में नहीं तो अभिषेक जी, आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है? आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है? आधार कार्ड में आधार से मतलब नहीं है पराग जी, ये जो अभी आपस में वेरीफाई है। अरे अभी जो शर्मा जी ने बताया वो सही है, वो उन्होंने बढ़िया सा बाईपास बनाया है कि पुराने पेन से दो तो वही पुरानी डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा और रिटर्न ले लेगा। नहीं हो पाती सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप कंप्यूटर सिस्टम जो दोनों में से उनसे जाके सही कराइए। सर दोनों में से एक डेट ऑफ बर्थ तो लेगा ही वो, या तो पुरानी लेगा या नहीं लेगा। डिफेक्टिव हो गया, पैन कार्ड डिफेक्टिव हो गया वो। नहीं शर्मा जी कह रहे हैं वो अभी हो सकता है इनएक्टिव थोड़ी होगा पैन कार्ड, क्योंकि पैन नंबर तो वही है, पैन नंबर तो वही है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो गलत हो गया। डेट ऑफ बर्थ यही तो डाटा भी नहीं होता है। शर्मा जी यही तो कह रहे हैं कि वही डेट ऑफ बर्थ डाल दो। बोलूं सर इसमें मैं कुछ? हाँ जरूर वेलकम। अगर डेटाबेस में यूटिलिटी से फाइल कर सकते हैं, साइट पे फाइल कर सकते हैं। मैंने देखा है सर, ऑफलाइन जैसे सब कर लिया मैंने, नहीं हो रही फाइल। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप करना पड़ा। अब कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम से ही जैसा पराग जी ने आपको सजेस्ट किया है वही कुछ इसमें कर सकते हैं। और उसमें एडिशनल डायरेक्टर के अलावा कंप्यूटर कमिश्नर भी है कंप्यूटर ऑपरेशन का। जी वो डिपार्टमेंट अलग है, उससे संपर्क मैंने कहा कोई और बाईपास तरीका हो, कुछ और हो सकता हो। ठीक है सर, वो एक काम कर सकते हैं आप मुझे आपने जो पैन कार्ड में जो डीओबी चेंज कराई, आधार में डीओबी भी चेंज है? सेम है मैम, जो चेंज करा के 1972 ही है जो हमने आधार वाली अब अपने। हाँ जी दोनों में अगर उसमें अगर वो पुरानी वाली होती या इसमें भी आप कर सकते थे आईटीआर, तो आपका पुराना डीओबी डल के सबमिट हो जाती। जी यही तो शर्मा जी कह रहे हैं। पता नहीं इनका क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ झंझट होगा। देखिए टेक्निकल ग्लिचेस इतनी होती ना, ये बाबा बहुत जो कंप्यूटर बाबा है ना, दूसरी चीज ये जो पक्षपात भी करते हैं। नहीं, पराग सर जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। वो तो हो ही जाती है सर, जैसे हमारे आगरा में पीएम अग्रवाल सर थे, इसी तरह से आपके यहाँ जो भी आपके रीजन के जो
टेक्निकल हेड होंगे, वो इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। अगर एक्चुअली मैम इसमें जो प्रोसीजर बना ना, लोकल जुरिसडिक्शन ऑफिस को एप्लीकेशन दी, उसने फॉरवर्ड करा, या हमारा जो जुरिसडिक्शन लगता है वो मेरठ में लगता है, तो डायरेक्टर सिस्टम्स ने कर दिया उसे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1 सवा महीने लग गया। मैंने कहा कोई और तरीका हो, हाँ ना, मैंने अरे ये जो तरीका आपने बनाया ना वही अच्छा है, और जैसे शर्मा जी ने कर लिया तो वो भी अच्छा है, जो काम हो जाए वो अच्छा है। काम निकलना चाहिए, तरीका कोई नहीं हो जाना चाहिए, साल हो जाए बस ठीक है। चलिए, और कोई साथी अपना कोई पूछना चाहता है? सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। अरे भाई टॉपिक से हटके हैं कि टॉपिक के हैं, गाड़ी बढ़ रही है आगे। नहीं सर, इसमें टाइम लिमिट नहीं है सर, इसमें तो टाइम हमें मिला हुआ पूरा। अरे वो तो आपने ले रखा है, सबने थोड़ी ले रखा होगा, वर्किंग आवर्स हैं। चलिए सर, 2 शॉर्ट में पूछिए, फिर मैं अगले स्पीकर बुलाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पूछिए आप। सर टीडीएस से संबंधित ही हैं। कैपिटल गेन में जो पेमेंट के समय 1% टीडीएस होता है, जब हम पेमेंट करते हैं की प्रॉपर्टी को सेल आउट करते समय, हाँ 26 क्यूबी, तो 26 क्यूबी से बायर जो क्लेम करेगा वो क्लेम तो उस साल में करेगा जिस साल में वो प्रॉपर्टी का सेल डीड एग्जीक्यूट होगी। जिस साल में पेमेंट किया और टीडीएस काटा है, जिस साल में पेमेंट किया उसके बाद में प्रॉपर्टी टीडीएस काटा होगा ना। हाँ बिल्कुल काटा, किस्तों तो में उसी पेमेंट टीडीएस हुआ। के ईयर में क्लेम कर ले, उसमें कोई फर्क आ गया क्या? सर वो क्लेम नहीं हो सकता ना, क्लेम तो उस समय होगा क्योंकि वहां पे हमको बताना पड़ता है जब टीडीएस की टर्म में जाके कि हमने इनकम कहाँ घोषित की है, और इनकम हम घोषित करेंगे उस समय जिस समय वो कैपिटल गेन की प्रॉपर्टी सेल आउट होगी। तो क्या सेल आउट नहीं हुई जब काटा उसने? नहीं, अगले साल में सेल आउट हो रही है। अच्छा ईयर बदल गया, तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड होगा टीडीएस, वेरी नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड लाना होगा। एसएससी की आईटीआर 1 में वो आईटीआर फाइल हो गई, वहां कोई कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन नहीं था। नेक्स्ट ईयर जब कैपिटल गेन की इनकम उसकी बुक कर रहे हैं, हाँ तो वो टीडीएस तो वहां पे ब्रॉड फॉरवर्ड का वो टीडीएस को वो ब्लॉक में बैठा हुआ। हेलो जी, वहां पे वो उसको ब्लॉक करे हुए बैठा हुआ है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं लेने दे रहा। ब्लॉक क्या, वो देखा ही नहीं रहा होगा, ब्लॉक क्यों करेगा? पर आपको इसमें ना या तो ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहिए था उस समय, या दूसरा तरीका ये था उस समय उसका सेक्शन चेंज करके वहां पे एग्जेम्प्टेड वाले में डाल देते हैं उसको, जो 26 ईयर्स को इंपोर्ट कराया होगा सॉफ्टवेयर में, वहां पे उसको या तो एग्जेम्प्ट में डाल के उसका टीडीएस उसी साल क्लेम कर लेते, या दूसरा तरीका उसी समय उसमें ये था कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड के लिए आगे डाल देते। नहीं, आईटीआर 1 में तो कैरी फॉरवर्ड वाला कॉलम ही नहीं होता। बिल्कुल है सर, नहीं बिल्कुल है। मेरे को तो ये तो सभी आईटीआर में, आईटीआर 1 में कैपिटल गेन कहाँ से आ गया? अरे कैपिटल गेन क्यों नहीं आएगा भाई? नहीं आएगा ना आईटीआर 1 में मैम, नहीं। अब मेरा इसमें क्या मैं इसको 154 में करेक्ट कर सकता हूँ उस साल में? ट्राई करके देख लीजिए। 154 में सबमिट करना तो कोई रोक टोक तो है नहीं, आप सबमिट कर दीजिए। नहीं रोक तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, फिर भी मैंने कहा तो धारा 32 है, जैसे बैठे में धारा 32 है, इसमें 154 है। एक्सपर्ट ओपिनियन तो ले लिया है ना। नहीं, एक बार आप कोशिश कर लीजिए 154 करके जी, कि ये रिटर्न में हमारे ये गलती हो गई है, ओमिशन हो गई है, मिस्टेक हो गई जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो उसको सुधार दिया जाए, और अदरवाइज जो और ऑप्शन आपके पास है उनको तो आप यूटिलाइज करिए जी। दूसरा एक क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा टीडीएस से ही रिलेटेड है, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल जो प्रोसीजर है वो एक्सपर्ट ओपिनियन सभी की चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है, जहाँ की नोएडा में और कहना चाहिए मेरठ में तो इसका प्रभाव आ चुका है, बुलंदशहर में भी उस पर गलत तरीके से प्रभाव डाला गया है। विषय ये है कि जो अनएडेड स्कूल एडेड स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट से एड मिलती है, सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट ड्राफ्ट होती है, उनको इंडिविजुअली सेपरेटली 10 अलॉटेड होते हैं जी। उनके आज से 25 साल से या 50 साल से या 100 साल से सेपरेट 10 पे टीडीएस सैलरी का फर्निश हो रहा था। तो उनका जो डीडीओ होगा वो मैनेजर ऑफ द सोसाइटी होगा, या फर्दर जो उनको गवर्नमेंट एजेंसी
के द्वारा डेजिग्नेटेड पर्सन है, ये DIS होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, जो कि फंड्स को रिलीज करने में सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड पर्सन है, तो DDO उसको माना जाएगा या मैनेजर को माना जाएगा? ये तो उसकी जब देखनी पड़ेगी भैया, तुरंत इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सर एक मिनट आप रिपीट करेंगे जरा। हाँ बता। जो गवर्नमेंट से एडेड कॉलेज है उसमें सब सोसाइटीज के अंडर रन होते हैं। मैनेजिंग बॉडी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। जब मैनेजिंग कमेटी अपने बिल को रेज करती है तब गवर्नमेंट के द्वारा स्टाफ का पेमेंट वहां से रिलीज किया जाता है। पेमेंट रिलीज कौन करता है? पेमेंट रिलीज करता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। वो करता है स्कूल्स को, वो स्कूल के खाते, और स्कूल फिर पेमेंट करती है टीचर्स को। जी जी जी। जो पेमेंट करने की जिसकी जिम्मेदारी है उसी की TDS काटने की जिम्मेदारी है। ये तो आपको एक प्रकार से गवर्नमेंट एड मिल रही है। जी जी जी। गवर्नमेंट एड आ गई आपके स्कूल में जी। वो सोसाइटी है या जो भी है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है, तो जो सैलरी पेमेंट कर रहा है अथराइज्ड है जी, उस इंस्टीट्यूशन का उसी की लायबिलिटी आएगी TDS काटने की भी, जो पेमेंट करने की जिसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एग्जैक्टली सर इसी बात पे बिल्कुल मेरा जो कहना है कि जब वो मैनेजर ही एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड हो रखा है और वही सैलरी का बिल रेज करेगा और उसी की TDS की लायबिलिटी होगी, और तो यही व्यवस्था चली आ रही थी पिछले 2 सालों में। इस व्यवस्था में कुछ गलत तरीके से परिवर्तन करके जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है उसके 10 पे TDS सभी स्टाफ का किया जा रहा है। एक इसका रिप्रेजेंटेशन फिर फाइल करिए हमारी समझ में जी, है ना, तभी कुछ होगा। क्यों? अच्छा मान लीजिए एक बात और बताइए जी, इस समस्या के लिए, जैसे आपके DOS ने, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने जब TDS काटा तो उसका TDS रिटर्न तो भरा होगा इंडिविजुअली उसने, जिसका TDS कटा होगा। हाँ जी। तो 26 AS में वो शो नहीं कर रहा क्या? नहीं, 26 AS में तो शो करेगा। इशू मेरा 26 AS नहीं है। इशू मेरा यहाँ पे ये है कि हु इज द राइट डिरेक्टर, करेक्ट डिरेक्टर कौन है? मैनेजर कोई भी हो, आप बताइए, आप स्कूल का केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, हम स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिडक्शन की लायबिलिटी की कोई नोटिस मिली है विभाग से? नहीं, वो तो मिल जाएगी चूंकि पहले से हम जमा करते आ रहे हैं। अब हमारा डिडक्शन हो गया 0। सारे तो उसमें आपको फिर एक देना पड़ेगा जवाब कि अब ये लायबिलिटी शिफ्ट हो गई है, उसके ऊपर वो डिडक्ट कर रहा, हम नहीं कर रहे हैं। जिसने ग्रांट दी, अभिषेक जी 1 मिनट, जिसने ग्रांट दी जी, क्या ग्रांट पे TDS करने का राइट है? नहीं, ग्रांट पे TDS नहीं होगा, जो सैलरी पेमेंट हो रहा है उस पे TDS होगा। तो सैलरी जब पेमेंट सैलरी पे TDS 192 अप्लाई करेगा जी, तो सैलरी जो पेमेंट कर रहा है, सैलरी यदि डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल पेमेंट कर रहा है जी, तो लायबिलिटी ऑफ TDS उसकी है जी। सर इसमें ऐसा होता है कॉलेजेस जो तो है इसमें जो भी है, ऐसा ना आपके पास यदि कोई नोटिस आती है जी, तो अब आप तो सैलरी दे नहीं रहे। नहीं सर, 1 सेकंड, अभी यहीं पे जो लैक ऑफ एक्चुअली क्या है कि इसमें देखिए डिस्कशन की जरूरत है भैया जी। हम आपका पॉइंट समझ गए जी। इसको ऐसा कर लीजिए कि आप जी। एक इसमें मेल दे दीजिए पराग जी को पूरी डिटेल के साथ। जी। वो मेल हमें भी फॉरवर्ड कर देंगे, जी। रुचि को भी फॉरवर्ड कर देंगे जी। और जो भी लोग देखना चाहें तो वो उसको देख लें, बल्कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए इसको। जी। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं फिर आपको जवाब देते हैं। पूरे फैक्ट दीजिएगा, क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक ठीक ठीक। सर मैं एक चीज जरा इसमें पूछूं, इसमें अकाउंट पूछ लो। अकाउंट ऑफिसर कौन है यहाँ पर? नहीं, अकाउंट ऑफिसर कौन मींस बाय पर्सन या बाय डेजिग्नेशन? बाय डेफिनेशन। बाय डेजिग्नेशन तो देखिए 2 चीज हो गई यहाँ पे कि जो सोसाइटी का मैनेजर है वो एम्प्लॉयर है वो स्टाफ का, और वो बिल लेकिन रुचि बेटा हम 1 मिनट रोकेंगे यहाँ पे चर्चा को। देखो ऐसा है ना, ये अकाउंट अफसर और ये सब जो चीजें जानकारियां हैं इस पर्पस के लिए सबसे रेलेवेंट चीज है हु इज पेइंग दी सैलरी। एग्री। डिडक्शन की लायबिलिटी 192 में उसी की है जो सैलरी पे कर रहा हो, है ना। अब इसलिए बेटर ये है कि हम लोग इसमें चर्चा बहुत नहीं करें अभी फिलहाल, जी, है ना। आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए पूरे फैक्ट सहित,
जी जी कंप्लीट फैक्ट सहित, तो हम लोग विचार करके फिर अपने अपने सोल्यूशन दे देंगे और यू आर दी बेस्ट जज। ठीक ओके, इसमें सब एक बात क्योंकि कहना इसमें टेक्निकल इश्यूज रहेंगे, तो ये सब देखने की बात होगी कि हु इज पेइंग सैलरी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग सैलरी, तब इसका सही जवाब आएगा, है ना बॉस? तो आप बियर विद अस और इसको व्हाट्सएप में डालिए, फिर हम लोग जवाब देते हैं आपको। सर अपनी राय देते हैं, जवाब तो डिसीजन तो आपको करना है। यू आर दी बेस्ट जज। ओके सर साहब, इसमें और सबकी ओपिनियन मिल जाएगी। मैं सर समाप्ति को चल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, चलिए प्रोसीड करिए, प्रोसीड मैं करिए। उम्मीद कर रहा हूँ मिस्टर अपने यूपी चैप्टर के प्रेसिडेंट प्रमोद राजे साहब को, उसके बाद मैं संदीप बंसल जी को बुलाऊंगा। प्रमोद राजे साहब सुल्तानपुर से, आवाज आ रही है प्रमोद राजे साहब मेरी? पराग जी, मुझे लीव करने की इजाजत है? बस 5 मिनट की बात है सर, 5 मिनट। आपसे हिम्मत बनी रहती है हमारी, खड़े आप जब सामने अरे रहते हैं। काहे की हिम्मत है आप बैठे। चलो मैं आगरा वालों को कब से हिम्मत की जरूरत पड़ गई? संदीप बंसल जी को बुला रहा हूँ। संदीप बंसल जी फिरोजाबाद से। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। नमस्कार सर। वेलकम। देखिए, आज की मीटिंग का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ITRU एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए लोगों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन थे, इंक्लूडिंग मेरे भी दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। बहुत सारे प्रैक्टिकली सॉल्व हो गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुए तो वो आज की मीटिंग में सॉल्व हुए। बस एक चीज थोड़ा सा ITRU में तो रही कि गवर्नमेंट ने इसे अपने फायदे के लिए बना लिया। यदि आपको ज्यादा टैक्स पे करना है तो आप रिटर्न अपडेट कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ या रिफंड ले सकता हूँ, तो उन सब चीजों के लिए उसने कोई भी रास्ता नहीं दिया है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट तो इस समय लेट पेनल्टी से अपना कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचाने को तैयार बैठी हुई है। तो चीजें बहुत अच्छी नहीं है टैक्स पेयर के साथ में। बाकी की सभी सदस्यों को धन्यवाद कहूंगा जिन लोगों ने इसमें प्रेजेंटेशन दी, और उम्मीद है लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिले होंगे। और मैं प्रयास करेंगे कि आगे भी इसी तरीके की मीटिंग पराग जी के माध्यम से आयोजित होती रहे। और धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। मैं अंकित गोयनका जी से बुलाना चाहूंगा, पंजाब से अंकित गोयनका जी है, वो 2 शब्द कहना चाहते हैं हमारे लिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार। काफी अच्छा रहा सर वेबिनार ये। आपके जो टॉपिक्स रहते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं, जिससे कि डे टू डे लाइफ में हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सलूशन मिलता है। सिर्फ एकेडमिक एक नॉलेज नहीं रहती, बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू साहब, थैंक यू। मैं बोर्ड ऑफ थैंक्स के लिए बुला रहा हूँ, गुना से हैं CA पंकज वैश्य साहब। बोर्ड ऑफ थैंक्स के लिए गुना से, गुना मध्य प्रदेश। माइक खोल लीजिए पंकज जी। जी सर। वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जी जी बताइए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। जी सर, एक मिनट। सबसे पहले तो सर मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ रुचि मैम का कि उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी जो है आज सदन को दी, जिससे कि क्या है, जो रिटर्न नए आए हैं जिनको अपडेटेड रिटर्न के नाम से जाना जा रहा है, कौन उसको भर सकता है कौन नहीं भर सकता, तो उस संदर्भ में जो भी एक भ्रांतियां थी कि कौन को मतलब डाउट थे कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, तो काफी अच्छा इससे ये रहा कि जिनको जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। और साथ में मैं संतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी काफी अच्छी जानकारी दी। और सर बात करते हैं 2 मिनट में। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी इश्यूज हैं 143(1) को लेके, या मैंने भी एक क्वेश्चन जो रोहित रेज किया था, जो डिमांड आउटस्टैंडिंग डिमांड वाला जो ऐड होके आ रही है, उसमें भी अगर आगे कभी या अभी जैसे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो सभी को मदद मिलेगी, क्योंकि 143(1) का एक इशू ऐसा चल रहा है अभी ऑल ओवर इंडिया, एक यूनिवर्सल इशू हो गया है। आज हमारे गुना में भी हमारी इलेक्शन मीटिंग थी, वहां भी ये बहुत हॉट टॉपिक था
इवनली आईटीओ साहब की विदाई समारोह था, ट्रांसफर समारोह था, तो वो भी कुछ उस पर नहीं बता पाया। बोला सॉफ्टवेयर कर रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। बोला रेक्टिफिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू सर। धन्यवाद पंकज जी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ज्ञान का अर्जन किया, और रुचि जी को मैं विशेष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड पे तैयारी करके आप लोगों को बताया। और मैं अपने बड़े भाई संतोष गुप्ता जी से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुझे गाइडेंस करते रहते हैं। आज भी बहुत अच्छा गाइडेंस किया, और बहुत जल्दी अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे। तारीख आपको सूचना कर दी जाएगी। लेकिन मैं, अगर आप मुझे डायरेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कराया था 9410664214, तो वो उसका आप मैसेज कर दीजिए, नाम और अपना जिले का नाम कर देंगे तो मैं आपको डायरेक्ट मैसेज भेज दिया करूंगा। इसके साथ ही इस बैठक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर। एक 12A ATG और ITR 7 पर रखवाइए कभी। ITR 7 पे 12A ATG और ITR 7 रुचि जी, और नोट कर लीजिए पॉइंट को, अनुरोध को, क्योंकि वो क्या है, कम अभी 12A ATG लोग ले रहे हैं, लेकिन ITR 7 में कैसे भरना है वो बिल्कुल बहुत ही मतलब गलत तरीके से रिटर्न जा रहे हैं। ऐसा है, उसके लिए पहले पूरी ट्रस्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। लेकिन मैम जब बहुत छोटे एटलीस्ट उनसे तो काम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट की नॉलेज, काइंड ऑफ ट्रस्ट। अभी ये होता है कि कोई क्लाइंट आता है कि सर 12A ATG करा दीजिए, अब अपन खुद ही उसमें अपन इतने वो नहीं है, कुछ डाउट्स हैं तो अपन उसको नहीं एक्सेप्ट करते। ट्रस्ट के ऊपर जरूर डिस्कस करेंगे, तो उसी में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी रिटर्न कैसे फाइल होंगी। 11 तारीख का रक्षाबंधन है,